अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। आपका और मेरा साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। और सबसे पहले जो आज की टॉप स्टोरीज़ हैं उस पर नज़र डालेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोग के हवाले से सबसे पहले जो अभी हमने देखा कि साल ख़त्म हुआ है तो ईयर एंडर सामने आ रहे हैं। 2022 के मुकाबले में साल 2023 में पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमत फ़रोख्त है उसमें 25% की बड़ी कमी वाक़ई हुई है। यानी जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसमें कमी वाक़ई हुई है। और उसका फ़र्क ये भी है कि पेट्रोल इतना महंगा हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई, जिसकी वजह से इसमें कमी देखी जा रही है। तो साल 2022 में जो पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त थी वो 2,04,80,000 टन रही थी, जबकि 2023 में अगर बात की जाए तो 2 करोड़ से कम होकर ये 1,52,60,000 टन रह गई। तो इस हवाले से भी बात होगी। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो चिकन प्राइसेस हैं वो एक दफ़ा फिर बेकाबू होते हुए नज़र आ रहे हैं और चिकन की प्राइस में इजाफा कर दिया गया है। गोश्त और ज़िंदा मुर्गी दोनों की कीमतों में इजाफा हुआ है। अगर गोश्त की बात की जाए तो 70 रुपये और मुर्गी की बात की जाए तो उसमें 40 रुपये तक महंगी हो गई है। और बाज़ार जो है उनमें 600-620 रुपये तक चिकन जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा मिनी मार्केट सिस्टम में सरमायाकारी में कमी का सामना देखने में आ रहा है। स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए मिनी मार्केट सिस्टम को रकम फराहम भी कर दी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक बड़ा इकदाम सामने आया। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर जदीद स्टेट ऑफ आर्ट स्कैनिंग मशीनें नस्ब करने का फैसला कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि जर्मनी से जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ये मशीनें हैं, स्कैनिंग मशीन्स हैं जिनको नस्ब किया जाएगा और जर्मनी से ये मशीन्स दरामद की जाएंगी। तो ये जो जदीद मशीन है मुसाफिरों के साथ साथ जहाज़ के लिए भी नुकसानदेह आलात और जो है वो बारूदी मवाद को जांचने की सलाहियतें भी रखती हैं। तो हम देख रहे हैं कि अभी हमने खासी एक्टिविटी देखी ना एयरपोर्ट्स पर भी कि वो FIA कार्रवाइयाँ कर रहा है और लोगों को पकड़ा जा रहा है। तो इस हवाले से भी हमारे सामने खबरें आ रही हैं। उसके अलावा महकमा फायर ब्रिगेड ने 3 अहम शाहराहों का मुआयना मुकम्मल कर लिया। कराची में तवातुर के साथ आग लगने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। सबसे पहले तो खबर यही शामिल करनी चाहिए थी। कल हमने देखा कि कल भी एक आग लगने का वाक़या पेश आया फर्नीचर मार्केट में और काफ़ी बड़ी दुकानों को नुकसान हुआ, ऊपर फ्लैट्स भी थे। तो एक दफ़ा फिर आग लगी है और उसके बाद हम मेयर कराची ने भी पहले हिदायत जारी की थी कि तमाम जो बिल्डिंग्स हैं उनको चेक किया जाएगा, फायर फाइटिंग सिस्टम है या नहीं है, मार्केट्स में भी इस हवाले से इंतजाम किए जाएँ। तो जो है वो IH चंडीगढ़ रोड, शाहरा फैसल और शाहर कायदीन की 267 इमारतों का जो है वो फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया। क्या चीज़ें सामने आई इस हवाले से बात होगी। उसके अलावा जैसे भी मैंने आपको बताया कि जो बिस्मा टेरेस में आग लगी और इसमें भी काफ़ी जो है वो ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। उसके अलावा जो मुल्की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई। दिसंबर 2023 में जो बरामदात हैं वो 18 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। यानी जो बरामदात हैं उसमें 2 अरब 40 करोड़ डॉलर से भी वो बहुत बेहतर रही है। पिछले साल की निस्बत हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल नज़र आ रहा था और जो है वो सैंक्शंस भी लगी हुई थी। तो उसके बाद इस साल जो है वो बेहतरी नज़र आ रही है। साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी बात करेंगे कि जो है आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं और भी देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरा मरहला जो है वो स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हुआ। अब कागजात की जांच पड़ताल का अमल जारी है। इस वक्त सिंध के 5 जो महकमे हैं उनसे निगरां सिंध सरकार ने इलेक्शन कमीशन को जो है वो सरकारी गाड़ियां फराहम करने का फैसला किया और सिंध के 5 महकमों से गाड़ियां भी मांग ली गई हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। आज़ाद नोडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर। वेलकम टू द शो आज़ाद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ गायब हैं आप? बस मैं इलेक्शन कमीशन के बाहर ही खड़ा रहा 7 दिन। तो हाँ यही मैं कह रही हूँ, आप बिल्कुल वहाँ से बाजियाब हुआ तो संसद सेक्रेटरी चला गया और वहाँ से बाजियाब हुआ तो यहाँ पहुँच गया। सही है। अस्सलाम वालेकुम मिराज साहब, कैसे हैं आप? सलाम, मैं ठीक हूँ, आप तबीयत बखैर? एवन। देर से आए वैसे आज आप? जी हाँ, कुछ ताखीर तो हुई। नहीं आपकी लेकिन तबीयत सही है? आप आने हम देख रहे नहीं है कितनी तबीयत सही है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो लेकिन आप टाइम पे यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। बस ये ट्रैफिक जो है वो कराची में बेकाबू है और हम ये देखते हैं कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस बड़ी कोशिशें तो कर रही है, लेकिन क्या नज़र आ रहा है कि जो मेजर्स हैं कि आपने 600 चालान करने, इससे जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल होता हुआ नज़र आएगा या अहम और बड़ी शाहराहों की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है? मिराज साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर की और डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखिए सड़कें तो वही हैं जो पाकिस्तान बनने के बाद बनी थी। उसके बाद उन पर दस्तरकारी की जाती रही, उसको मतलब मुरम्मत की जाती रही है उसकी, लेकिन उसको बढ़ाने का नहीं सोचा गया। कुछ नए प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए, जिसमें ग्रीन बस वगैरह का जो प्रोजेक्ट था और BRT का मंसूबा जो बन रहा है,
तो उसके बाद मज़ीद जो है वो सड़कें जो हैं वो सिकुड़ गई और छोटी हो गई, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक का ज़ाहिर सी बात है कि रोज़ की बुनियादों पर नई गाड़ियाँ भी सड़कों पर आ रही हैं, नई मोटरसाइकिलें भी सड़कों पर आ रही हैं, लाखों की तादाद है उनकी। तो ये चालान करना मेरा ये ख्याल है कि ज़्यादा चालान करना जो है वो इस मसले का हल नहीं है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रांसपोर्ट का जो महकमा है उसको भी इकदाम करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस को भी अपनी नफरी बढ़ानी पड़ेगी और चालान की जगह अगर ट्रैफिक को रवानी को जो बहाल करने की कोशिशें हैं अगर वो ज़्यादा की जाएँ तो शायद कुछ बेहतरी आ सकती है। इस वक्त पुलिस की नफरी भी वैसे भी जो दूसरी पुलिस है हमारी उसकी नफरी भी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अभी इलेक्शंस की, जैसे भी आज़ाद भाई भी बात कर रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारी होगी, लॉ एंड ऑर्डर की हमारी जो सूरत हाल होती है वो हर इलेक्शन में हम देख ही रहे होते हैं। तो आप समझते हैं कि जो पुलिस फोर्स है वो हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है, क्योंकि जितना बड़ा ये शहर है जितने इसमें थाने और पुलिस फोर्स होनी चाहिए उसमें उस हिसाब से फोर्स है हमारे पास? मेरा साहब देखिए जी, मेगा सिटी है कराची और जाहिर सी बात है उसकी आबादी भी वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन उसके हिसाब से पुलिस फोर्स की और नफरी की कमी का सामना जो है वो बरसों से हमें है और अभी भी नफरी की कमी का बहुत ज़्यादा सामना है। क्योंकि अब जो चले इलेक्शन का मामला आ रहा है, रिजर्व की नफरी भी बुलाई जाएगी, कुछ दूसरी जगहों से भी एहलकार बुला लिए जाएंगे, लेकिन फिर भी इस कमी को पूरा करना नामुमकिन है जब तक कि नई भर्तियाँ और शफाफ भर्तियाँ नहीं की जाती, जब तक ये मसला रहेगा। तो इसी तरह ट्रैफिक पुलिस का मामला है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का मामला है, दोनों के पास नफरी की कमी है। गुज़िश्ता रोज़ आईजी सिंध और एडिशनल आईजी कराची जो कि पुलिस चीफ हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी बताया कि भाई हमें किन परेशानियों का सामना है। तो ये वो मसाइल हैं जिनको हल करने की फौरी तौर पे ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे अभी आज़ाद में इलेक्शन की तैयारियां होंगी, जैसे भी मैंने राज साहब से भी पूछा कि एक तो पुलिस फोर्स चाहिए, वैसे ओवरऑल जो है वो तैयारियां कैसी चल रही हैं और इलेक्शन का जो माहौल आपको नज़र आ रहा है इस वक्त? सबसे पहले क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन पर भी रिपोर्ट कर रहे थे, क्या सूरत हाल है, कैंडिडेट्स कैसे हैं, उनकी तैयारियाँ कैसी हैं और इस वक्त इलेक्शन का गर्मा गर्मी दिखाई देगी या स्मूथ इलेक्शन होता हुआ देख रहे हैं? सच्ची बात यह है, सूरत इस वक्त जो देख रहे हैं या देखी जा रही है उसमें यह है कि इलेक्शन में इस वक्त किसी दिलचस्पी वो दिखाई दे वो नहीं है ख़ास तौर पर। अच्छा, हम तो रिपोर्ट कर रहे हैं कि गेमा गेमी है, लेकिन गेमा गेमी वो नहीं है जिस तरह माजी में होती थी। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जब उम्मीदवार पहुंचते थे तो उनके साथ जियालों का और दीगर सियासी जमातों के कारकुनों का बड़ा एक जुनून होता था, नारेबाजी, हुलड़बाजी, एक दूसरे पर तनकीद करना, सियासी माहौल गर्म करना। वो माहौल जो गर्म नहीं है। उम्मीदवार इस तरह आते हैं जैसे किसी के पास तेजत करने के लिए जा रहे हैं, फार्म जमा करा के निकलते हैं बाहर या जांच पड़ताल के लिए बाहर निकलते हैं, उनके चेहरों पर इतनी कोई ख़ास खुशी नहीं है, पता नहीं क्या माहौल है। 2024 का साल जो है, जो 2023 का गुजरा है, 2024 का साल नया आया है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं है, सिर्फ मायूसी दिखाई दे रही है और हर कोई ये सवाल कर रहा है कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्शन तो होगा उनके फैसले के मुताबिक, लेकिन आम लोगों में तासुर ये है इलेक्शन होगा या नहीं होगा। सुबह में सन सेक्रेटरी के अंदर जैसे दाखिल होता हूँ तो हर कोई अफसर या सरकारी मुलाजिम तक यही पूछता है कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये मामला अपनी जगह पर, लेकिन जो चेहरे जो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं उनके चेहरों पर खुशी नहीं है। हो सकता है उनके कोई परेशानियां हों सियासी तौर पर या आवाम का दबाव हो, महंगाई का प्रेशर हो, कुछ इशू हो। आवाम का दबाव तो आज तक उनके ऊपर नहीं नजर आया कभी भी वैसे। लेकिन आवाम का इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इस तरफ वन ट्रैक चल रहा है, कोई ट्रैक ही नहीं है ना। वो ट्रैक एक चलेगा तो दूसरे ट्रैक पर कोई बंदा जिस पर सवार होगा वो बंदा सवार होने के लिए है नहीं। यहाँ पर सियासी गेमा गेमी चंद सियासी जमातें वो ऐसा लहरी है। कहने की बात ये है कि इस वक्त होना ये चाहिए कि तमाम सियासी जमातें जो है उनकी दिलचस्पी आवाम की तरजीहात फोकस होनी चाहिए, लेकिन आवाम की तरजीहात इस वक्त किसी सियासी जमात के पास है नहीं। ताहाल इस वक्त तक किसी सियासी जमात ने अपना जो मंशूर का वाज़ह तौर पर ऐसा ऐलान नहीं किया जिसमें आम बंदा सोचे इस जमात का जो मंशूर है, पीपल्स पार्टी हो, MKM हो, चाहे कोई भी सियासी जमात हो या मजहबी जमात हो, उनका मंशूर वाज़ह तौर पर ऐसा नहीं है जिससे आवाम को कोई उसका फ़ायदा मिले या मुल्क को फ़ायदा हो या सूबे को, शहर को फ़ायदा हो या शहर के जो बुनियादी मसाइल हैं कराची के वो मसला हल हो। इस तरह किसी की तरजीह या तवज्जो नहीं है, सिर्फ तनकीद तर्ज के तीर चला जा रहा है। अच्छा, आवाम का भी ना वैसे मुझे ऐसा लगता है इससे दिल नहीं भरता है। ये जो अवामी तकरीरें होती हैं इसमें अवामी मसाइल की बातें नहीं होती। जो जमातें इस वक्त मैं बार बार कह रही हूँ, लोगों को लगेगा कि शायद जो है वो उसी जमात को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बात यह है कि अभी हम जो फैक्ट्स एंड फिगर्स या सूरत हाल देख रहे हैं, चाहे आप MKM की बात कर लें, पीपल्स पार्टी की बात कर लें, मुस्लिम लीग नून उठा के देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड सो ऑन, हमारे पास बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उसमें से किसी में भी हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा कि मसाइल बेस्ड जो है वो मंशूर आया हो कि हम ये मसले हल करेंगे। वही वाली बात है कि वादे हैं, वो ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा या जो ना वो तदबीर नजर नहीं आ रही। और ये हर इलेक्शन में हमें मिसिंग दिखाई देती है। मेरा सब अभी न्यू मॉडर्न एरा में जहां पर हम ये देख रहे हैं
कि यूथ अब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, लोग इलेक्शंस में और इन तमाम एक्टिविटीज़ में सोशल मीडिया पर भी बात कर रहे होते हैं, अब हम सभी तरफ देख रहे होते हैं कि एक अवेयरनेस है। तो ये इस चीज़ को टारगेट करना कितना इंपॉर्टेंट है कि आप मसाइल और उनकी तदबीर पर तो बात करें कि हम ऐसा क्या कर देंगे कि जो है ना ये बेहतर होगा। ये तो मैं भी कहीं यहाँ पे बैठ के कह दूँ कि मैं आसमान से तारे तोड़ ले आऊँ, कहने में क्या जा रहा है। देखें, अवेयरनेस की बात आपने बहुत अच्छी कही। अब वाकई लोगों में अवेयरनेस है और लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि बरसों से जिन सियासी जमातों को वो वोट देते आ रहे हैं तो उन्होंने सिवाय वादों वईदों के उनको कुछ भी नहीं दिया। और जो इस वक्त जो बात की आज़ाद साहब ने, इस वक्त ओवरऑल जो है ना लोगों में भी कुछ मायूसी है, एक्टिविटी नहीं है। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता कुछ सालों में लोग इतने ज़्यादा स्टक हो गए हैं, इतने ज़्यादा बेरोज़गारी के मसाइल, महंगाई के मसाइल, इतने ज़्यादा परेशान हाल उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है कि अब उनको किसी से कोई उम्मीद जो है वो है नहीं। तो इस वजह से भी एक तो एक्टिविटी और गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लोग समझदार भी हो गए। सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो बहुत वाज़े तौर पे लोग जो है अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल गया है कि जहाँ पर वो खुलकर अपनी इज़हार राय का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो उसमें कर रहे हैं। तो अब बात यह है कि अब सिर्फ दावों की और सिर्फ वादों की सियासत से काम नहीं चलेगा, ऐसा लगता है। अब लोगों को कुछ जो सियासतदान हैं या जो कि इलेक्ट होकर आना चाहते हैं उनको कुछ अमली तौर पे करके दिखाना पड़ेगा ताकि लोगों के दिलों में कुछ मतलब इत्मीनान तो हो कि हाँ, अगर ये कोई फलां पार्टी आती है, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, कि वो काम करेगी या नहीं करेगी। तो अभी तो मायूसी लोगों में भी है। और वो जो सियासतदान है, जो इन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ताज़ियत के लिए जा रहे हैं और ताज़ियत से वापस निकल रहे हैं। उनके चेहरों पर रौनक ही नहीं है। वो इसलिए कि इससे पहले, अगर हम इससे 5 साल पहले का इलेक्शन देखें तो उसमें कितनी एक्टिविटी थी और लोग सड़कों पे निकलते थे। उससे पहले भी लोग सड़कों पे निकलते थे। लोगों की भी मोबिलाइजेशन वाकई बहुत कम हो गई है। अब आप देखें कि अब लोगों में उसका रुझान बिल्कुल कम होकर रह गया। अब वो जो भी लोग हैं वो अपनी जो राय है वो सोशल मीडिया पर जो है उसको पोस्ट कर देते हैं और उनकी जो है राय सामने आ जाती है। लेकिन अमली तौर पे सड़कों पर, गलियों में जो गहमा गहमी झंडे लगते थे, मुझे ऐसा लग रहा है लोग नया फेज भी देखना चाह रहे हैं ताकि जो है ना कुछ अब उनको मोबिलाइज करने के लिए अब कोई और लीडरशिप या कोई और ऑप्शन चाहिए। इन सब लोगों से बहुत ज़्यादा जो है ना वो तंग हो चुके हैं, क्योंकि वही वाली बात है कि डिलीवरी नहीं है। जब तक डिलीवरी नहीं होगी तो आवाम का कोई इंटरेस्ट ऐसा होगा नहीं। शायद निकल भी जाएं, वोट डाल भी दें, लेकिन वही वाली बात है कि अभी एक शौक और ज़ौक जो है ना वो नजर। बहरहाल इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि निगरान सिंध सरकार ने जो इलेक्शन कमीशन को सरकारी गाड़ियां फराहम करने का जो है वो फैसला किया है और 5 महकमे जिनसे गाड़ियां मांग ली गई, बाकियों का क्या है? रमशा, बिल्कुल इस वक्त ख़ास मैं थोड़ा इस सवाल से पीछे आ रहा हूँ। ये है कि इस वक्त ख़ास तौर पर जिस तरह मिराज भाई ने बात की, क्योंकि इस वक्त तक माजी में लेकर हाल तक जिन सियासी जमातों के उम्मीदवार वही हैं जो हमारे आजमाए हुए पहले के हैं। इसमें ये आजकल एक सॉन्ग चला, बड़े शौक से लोग बड़े तवज्जो से देख रहे हैं। मैं खुद रात को जो सुनता हूँ, शौक से फिर जाके सोता हूँ। एक नगमा बन चुका है, नकदा कोका। अच्छा। इस तरह सूरत ये कि उस जमात कोई पसंद करे ना करे वो अलग चीज़ हो, लेकिन इस वक्त नकदा कोका इतना बड़ा मशहूर हो चुका है। इसलिए सियासी जमातों को चाहिए कि नकदा कोका ने इसको मिसाल बनाएं और इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब ये एक सियासी जमात में ख़ास तौर पर मैं एक जमात को फोकस करता हूँ, जिस जमात का उम्मीदवार डिसेबल पर्सन है, जिसको डिसेबल व्हील चेयर देनी चाहिए, उनको उन्होंने दे दिया है कौमी असम्बली की नशस्त और सूबा असम्बली नशस्त। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पीपल्स पार्टी के रहनुमा से बात की, मैंने कहा यार उनको चाहिए अपना व्हील चेयर, वो डिसेबल है, उम्र दराज हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, उनको उम्र का पैमाना को रहा ही नहीं है सियासत करने का, उनको आपने व्हील चेयर क्यों दे दिए? वो कहने लगा बड़े हंसी मजाक से, कहने का भाई उनको व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं, उनको सिलेंडर की ज़रूरत है ताकि वो अपने सांस जो है ले सकें। सूरत ये अब सांस जो ले नहीं सकते हैं, कल आवाम के लिए क्या करेंगे, मेरे लिए, आपके लिए, आम शहरियों के लिए क्या करेंगे, शहर के लिए, शहर की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, सूबे की तरक्की के लिए क्या करेंगे? ऐसे ऐसे बुजुर्गान सियासत मारे। आप कहते हैं बिलावल साहब ने कहा कि नौजवानों को लाओ। इस वक्त बिलावल साहब से मैं सवाल करता हूं, उनकी पार्टी से सवाल करता हूं कि भाई आपकी पार्टी में इस वक्त आपने उम्मीदवार जो नामजद किए हैं उसमें कौन सा कोई नया चेहरा है? जो लोग चल नहीं सकते हैं, जो व्हील चेयर पे चलते हैं, चलने वाले, उनको आपने कौमी असेंबली में खड़ा कर दिया। जो बोल नहीं सकते हैं, बावले हैं, खुसूसी अफराद जिसको कहते हैं, बोल नहीं सकते हैं, अच्छा उनको आपने सूबा असेंबली दे दी। वो असेंबली में कैसे बात करेंगे? सही है, जब तक नौजवान लोगों को नहीं मोबिलाइज करेंगे उनको। अच्छा, ये वाली बात सही है वैसे कि हमें जो है ना उम्मीदवारों में या तो पैसा इतना चाहिए, रिसोर्सेज इतने चाहिए कि अब नौजवानों के पास तो एकदम से जाहिर है वो अपने करियर के स्टार्ट में होते हैं कि उनके पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो इलेक्शंस में आके और लगा लें, क्योंकि यहाँ तो आपको एक पूरी मुहिम चलाने के लिए भी इतना पैसा चाहिए। पता एक मैं कुछ दिन पहले मैंने एक टीवी चैनल वालों ने बुलाया,
करंट अफेयर का प्रोग्राम था, उसमें जुमे के रोज़ तो उन्होंने पूछा अनीस एडवोकेट और रज़ा हारून वाले पीपल्स पार्टी में शामिल हुए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने उनको वाज़े बताया MQ पाकिस्तान में एक है ख़वातीन विंग, वो बड़ी MQ की मुनज़्ज़म विंग थी, इस वक्त वो गैर फ़ाल है। उसको चलाने वाले कौन थे? अनीस एडवोकेट, रज़ा हारून, डॉक्टर सगीर अहमद, बाबर गौरी, सब गायब है। हैदराबाद से ये थे। अच्छा, इस वक्त आप MQ के जलसे देखो ना, उनमें ख़वातीन का वो जो सबसे ज़्यादा ख़वातीन थी। MQ वाहिद जमात है जिसके जलसों में एक डिसिप्लिन होता था, ख़वातीन के लिए अलग से पोर्शन होता था, नौजवानों के लिए अलग से, बड़े उम्र जो अफराद थे एल्डरिंग जो थे उनके लिए अलग पोर्शन था, उनको बड़े इज्जत तरीक़ा से देखा जाता था। लेकिन सूरत हाल ये उस वक्त वो सूरत हाल नहीं है। बाकी रही बात आपने कहा इलेक्शन इंतजाम के हवाले से, इन्होंने इस वक्त 5 महकमों से जो है महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने ख़त लिखा है, जिसमें महकमा बल्दियात, महकमा ज़राअत, महकमा ट्रांसपोर्ट, महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज हैं और महकमा जो आबपाशी है, इनसे गाड़ियाँ मांगी गई, गाड़ियाँ फराहम करो, इलेक्शन कमीशन को फराहम करेंगे और इलेक्शन कमीशन ये गाड़ियाँ जो सरकारी ये उनको फराहम करेगी। पोलिंग स्टाफ होगा, उनको सामान की तरसील और उन्होंने पोलिंग स्टाफ को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने और वापस जो है DRO ऑफिस तक या इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक पहुंचाने के लिए मांगी है। लेकिन ये गाड़ियां कम पड़ेंगी तो ये दीगर महकमों से गाड़ियां मांगेंगी। अगर गाड़ियां दीगर महकमों से पूरी नहीं मिली तो रेंटे गाड़ियां जो है हासिल करेंगे, जिसके बाद में इलेक्शन कमीशन को फराहम करेंगे। ये 9 जनवरी तक इनको गाड़ियाँ लाजमी तौर पर इलेक्शन कमीशन को फराहम करनी हाँ, तो जो सरकारी मिनिस्ट्रीज में दी हुई हैं गाड़ियाँ, उनको सबको वापस चलें जब इलेक्शंस पता है होने, तो फिर ये सरकार की गाड़ियाँ हैं, कोई किसी का प्राइवेट एसेट थोड़ी ना है, क्योंकि वो रेंटा कार करना है। पता है क्या है, इलेक्शन कमीशन का जो कानून है या कवानीन है या सिस्टम है, उसके तहत जो उम्मीदवार असेंबली की मुद्दत ख़त्म होती है उसके बाद में उनको सरकारी गाड़ियाँ वापस करनी होती है। लेकिन सूरत ये है कि इस वक्त जो महकमा SNDD की गाड़ी, अच्छा इनका जो इस्ताकाक है उसके तहत जो इनको गाड़ियाँ फराहम करनी सिर्फ SNDD की जानब से गाड़ी, लेकिन जिसको महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन करते हैं। लेकिन मिनिस्टर साहब क्या करते हैं, मुख्तलिफ महकमों से अपनी गाड़ियाँ लेते हैं, लेकिन इस वक्त तक किसी मिनिस्टर ने भी जिस महकमे से गाड़ी जो हासिल की वो गाड़ियाँ वापस नहीं की। उनके घरों पर आज भी इस्तेमाल हो रही है। चाहे मैं किस का नाम लूँ, एक नहीं है, सन काबीना में जो 17 मिनिस्टर हैं, 3 मुशीर हैं, मामून खास की जो तादाद ना होने के जो इनका कोई तादाद ही नहीं था, जो गिनती की जाए कितने वो काबीना से ज़्यादा थे, उन्होंने ताहाल गाड़ियाँ वापस नहीं की जो महकमों से गाड़ियाँ हासिल की थी। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक जो उम्मीदवार जो मेंबर गाड़ी वापस नहीं करेगा तो इलेक्शन के अहल नहीं होगा। लेकिन उन्होंने तब तक इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था या मुख्तलिफ महकमों ने खत लिखे या असेंबली के जनब से खतूत लिखे गए, उन खतूत की रोशनी में उन्होंने गाड़ियाँ ताहाल वापस नहीं की है। सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन की ज़ाब्ता अखलाक है, उसकी ये ऐसा साल है 2024 जिसमें धज्जियाँ उड़ाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बिल्कुल ऐसे ही है ना। अब ये देखें कि सरकारी जो या जो हम कहें कि आवाम का पैसा है, ये इसलिए तो नहीं है ना कि आप ये रेंटर कार सर्विस पे मंगाएं, आप ये चीज़ें मंगाएं, जबकि सरकार के पास ऑलरेडी रिसोर्सेज मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद मेरा साहब हम ये देख रहे हैं कि दुख और तकलीफ नहीं है ना, ये उठाएंगे वो कुछ पास करेंगे ले जाएंगे, जिनके पास ये जो अभी अलॉट हुई हैं गाड़ियाँ वो लेके निकल जाएंगे, कोई ढूंढने वाला कोई पूछने वाला तो होगा नहीं। तो ये इशू। लेकिन मैं पहले ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मेरा सबसे भी इस पर कॉमेंट लेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और जनाब हम ये सारी बातें तो कर ही रहे हैं, इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, इलेक्शन का माहौल गर्म है, सीज़न आ गया है, तो ऐसे में जो ठंडा माहौल है, ठंडा मौसम है, उसकी बात कैसे भूल सकते हैं। क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कराची में आज जो है ना वो खासी सर्द हवाएं चल रही हैं और आइंदा भी ये कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की तरफ से कि आइंदा आने वाले जो चंद और मजीद रोज़ हैं उनमें ठंड में इजाफा होगा। तो कैसा मौसम है, हाँ बिल्कुल दुआएं हम लोग ये करें कि अल्लाह करे ऐसा हो कि यहाँ कराची में जो है वो ज़्यादा दिन तक ठंडक रहे, क्योंकि अमूमन गर्मी का स्पेल इतना ज़्यादा होता है कि बेजार हो जाते हैं कराची वाले। तो जनाब आप पूछते हैं, इमन खान हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, इस वक्त मौसम कैसा है और क्या सूरत हाल बताई जा रही है, कब तक ये सर्द मौसम बरकरार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम आयमा, कैसी हैं आप और ये बताइए मौसम कैसा है शहर में इस वक्त, कब तक ठंडक बरकरार रहेगी। जी रमशा, वालेकुम अस्सलाम। पहले तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जो है वो वेदर अपडेट करने के लिए अपने मॉर्निंग शो में हिस्सा बनाया मॉर्निंग शो का। तो रमशा अगर मौसम की बात करें तो आज जो है वो शहर का मौसम सुबह सवेरे से ही खासा खुशगवार है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है। लेकिन ये धूप इतनी खूबसूरत लग रही है इस वक्त के धूप में जो है वो इस वक्त बैठने का मजा आ रहा है। गर्मियों के सीजन में हम देखते हैं कि धूप बहुत ज्यादा होती है तो हमें जो है वो
एक अजीब सी कड़कपन होता है धूप में, तो दिल नहीं चाहता कि हम धूप में बैठें, लेकिन इस वक्त जो है वो ठंडी हवाओं के बायस धूप इतनी खूबसूरत है कि दिल चाह रहा है कि आप धूप में बैठें और जो है धूप में बैठ के माल्टे खाएं, ऑरेंज खाएं और विटामिन डी और सी दोनों को जो है वो एंजॉय करें। माहिरीन मौसमियात ने शहरियों के लिए एक अच्छी खबर भी सुना दी है। महकमा मौसमियात यही बता रहे हैं कि कल से शहर में बारिशों का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो जाएगा। चूंकि कराची वालों को बारिश का खासा इंतजार रहता है, कराची वाले वेट कर रहे होते हैं कि यार बारिश हो और हम जो है वो साहिल समंदर का रुख करें, पार्क्स में जाएं और अपनी फैमिली के साथ मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। क्योंकि शहर कायद में हम देखते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा देर के लिए होती है और सर्दियों का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन कल से जो है जो बारिशें हैं तो शहर कायद के लोगों का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। समोसे पकौड़े वालों की दुकानों पे भी खासा रश हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं कि एक बूंद गिरती है तो यहाँ जैसे के इलेक्ट्रिक लाइट तो बंद कर देती है, लेकिन जो है वो शहरी समोसे पकौड़ों की दुकानों पे चले जाते हैं अपने घरों के दस्तरखान को सजाने के लिए, और उनकी दुकानों पे भी खासा रश हो जाता है। गर्मा गर्म चाय का भी खासा मजा आता है सर्द मौसम में। और महकमा मौसमियात यही बता रहे हैं कि कल से होने वाली बारिशों के बाद जो है वो शहर का मौसम खासा सर्द हो जाएगा। तो ये खवातीन के लिए भी एक अच्छी खबर है कि जो इस इंतजार में थी कि यार सर्दियां आए तो हम अपने कपड़े निकालें सर्द मौसम के और उनको पहने, चूंकि खवातीन जो है वो पहले से तैयारी करके रखती हैं। आपको भी पता है कि आउट सीजन सेल लगती है तो खवातीन उसमें जाके कपड़े ले लेती हैं सर्द मौसम के। तो अभी भी जो है वो सब इस इंतजार में थे कि बाकायदा सर्दियों का आगाज हो तो हम जो है वो अपने कपड़े निकालें, कपड़े पहने और जो है वो मौसम को एंजॉय करें। बिल्कुल ऐसा ही आप सही कह रही हैं एमा कि मैं भी बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि जो वेलवेट का सूट है ये किसी दिन जब ज़्यादा ठंड होगी तो उस दिन मैं पहन के जाऊंगी। तो एमा आपकी बातें सारी ठीक हैं, अब आप ऐसा कीजिए बहुत सारे माल्टे खरीदिए और यहाँ ऑफिस आइए, हम सब मिलके धूप में बैठ के खाएंगे। थैंक यू सो मच एमा फॉर कमिंग इन द शो। और जो है वो मौसम के हवाले से आपने हमें अपडेट किया। ऐसी चीज़ है कि ना सारा मूड अच्छा कर देती है। और आप ये देखें ना कि आप बड़ी डिप्रेसिंग सिचुएशन से भी निकलेंगे, अच्छी सर्द हवा जो आयमा बात करी कि आप इस वक्त बैठें अगर धूप में और थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें तो बहुत अच्छा लगता है। चाय का कप हो, चाहे वो माल्टा ही क्यों ना हो, पकौड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपको जो है ना कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए तो एक ब्रेक ज़रूर चाहिए इंसान को। मेरा सब वैसे मौसम अच्छा है कि बेहतरी आ जाती है थोड़ी। देखिए मौसम का असर इंसान के मतलब जाहिर सी बात है उसके मूड पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और कराची में तो वाकई सर्दी बहुत कम रहती है, 1 महीना 2 महीने की बात होती है और उसमें भी आसरा ही रहता है कि अभी कुछ बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब अगर ये बारिश हो जाती है और महकमा से आपने शायद पहले भी बताया था कि जनवरी के पहले वीक में शायद है, तो अगर ये हल्की बूंदाबांदी भी हो जाती है तो शायद कुछ असर पड़ेगा और कुछ दिन और ठंडे मिल जाएंगे होगा। अच्छा अभी एक और चीज़ चल रही है इस मौसम के अंदर ना, आग लगने के वाकयात भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कल भी हमने देखा कि जो बिस्मा टेरेस है उसके करीब जो फर्नीचर मार्केट है उसमें आग लगी, कई दुकानें खाकसर हो गई और काफ़ी बड़ी आग थी, ऊपर फ्लैट्स हैं। तो ये जो तवातुर से सिलसिला जारी है। उसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि मेयर कराची को भी एक रिपोर्ट पेश की गई और जो अहम शाहरा है उनका मुआयना भी किया गया है। तकरीबन 267 इमारतें हैं, उनका फायर सिस्टम चेक किया गया। तो इस हवाले से अब नज़र तो आ रहा है, चलें कमेटियां बनी या कोई एक रिपोर्ट तो सामने आई कि हाँ भाई इनको चेक किया गया है। कुछ कितना ज़रूरी है इस वक्त आग के मामला को कंट्रोल करना और बिल्डिंग्स को चेक करना और उनमें फायर सेफ्टी सिस्टम को रेगुलेट कराना। अच्छा देखिए कोई भी इमारत अगर जब भी तामीर होती है या कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ वाली इमारत होती है ना और रिहायशी इमारतें होती हैं, उनमें एक इंतज़ाम तो रखा जाता है जो कि बायलॉज में शामिल है कि फायर सेफ्टी सिस्टम आपने वहाँ पर रखना है, फायर सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा टैंक वहाँ पर रखना है, आलात रखने हैं, ये सब तो हमारे बायलॉज में शामिल है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि कोई भी इस पर अमल दरामद नहीं करता, ख़ास तौर पर जो फैक्ट्री मालकान हैं वो भी नहीं करते और जो बिल्डर्स हजरात हैं वो भी इस चीज़ को खातिर में नहीं लाते हैं। तो सबको ये पता है कि जब दिसंबर जनवरी नवंबर से शुरू हो जाता है खुश्क मौसम और सर्द मौसम जो है कराची में, तो उसमें आग लगने के वाक़यात हमेशा से ज़्यादा होते हैं और उसी के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, जो कि हम नहीं कर पाते। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ 45 गाड़ियाँ हैं, 45-40 गाड़ियों में इस 3 करोड़ की आबादी में किस तरह से वो मैनेज करते हैं, ये वाकई उनको शाबाश है, क्योंकि उनको हर साल यही वादा मिलता है और हर नई हुकूमत से वादा मिलता है कि नई गाड़ियाँ मज़ीद बढ़ाई जाएंगी। लेकिन उनके साथ भी बेचारों के साथ जो है ना खबर वो भी तो चली थी कि जो फायर ब्रिगेड की इतनी सारी गाड़ियां हैं, उनका फायर ब्रिगेड का जो कब्रिस्तान बना हुआ था उनमें इतनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और ये इतनी महंगी गाड़ियां। आज़ाद साहब अभी हम ये सरकारी गाड़ियों की भी बात कर रहे थे, ये भी भाई सरकार और हमारे पैसों से ही आई हैं जो वहाँ पर खड़ी हुई हैं। आग बुझाने के लिए गाड़ियाँ हैं नहीं और वो इतनी सारी तादाद में 20-22 गाड़ियां जो खड़ी होकर वहाँ पे सोराब गोट पे स्टेशन बना हुआ है, मुस्तफ़ा फायर स्टेशन। जी हमने वो उसकी फुटेज भी चलाई, सिटी 21 है।
तो आप ये देखें क्या हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, और आप यहाँ पे शॉर्टेज को रो रहे हैं। उसमें जब हमने मालूमात की तो ये पता चला था कि उसमें बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी जो पाकिस्तान बनने के बाद खरीदी गई थी। अब उनकी भी एक लाइफ होती है, वो फिर चल चल के इस्तेमाल हो के ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, उनमें प्रॉब्लम ये था कि जो पहले जो गाड़ियों की ख़रीदारी की जाती थी स्नार्कल्स की या फिर फायर फाइटिंग की जो गाड़ियाँ मखसूस होती हैं ना, अच्छा इनके जो इंजीनियर्स हैं ना जो इसकी मुरम्मत के लिए आएंगे या इसको ठीक करने के लिए आएंगे, मेंटेनेंस के लिए आएंगे, तो वो भी बाहर से आते थे। अब हमारे पास तो यहाँ तनख्वाहें देने के लिए और इनके मराहत के लिए बजट नहीं है, तो हम उनको वहाँ से कहाँ मतलब कैसे बुला सकते हैं। अब वो इसी आश्रय में वो गाड़ियाँ एक एक करके दो करके वहाँ खड़ी होते रही और आज वो एक तरह से गाड़ियों का कब्रिस्तान बन चुका है। अच्छा। अब अगर उनकी मरम्मत करवाई जाए तो हो सकता है कि वो शायद किसी काबिल हो सकें, लेकिन ये करोड़ों और अरबों रुपए का नुकसान है। नहीं तो आप उनको वक्त पर अगर बेच देते हैं और उनमें थोड़ी और इन्वेस्टमेंट करके और जो है आप उनको ऐड कर लेते तो शायद ये कब्रिस्तान ना खड़ा हो जाता, और अगर खंडर है तो फिर आप उसको यूटिलाइज करें ना उन पैसों को। इसीलिए तो कहते हैं ये कि मसला वक्त पे अच्छे फैसले करने हाँ, चाहिए। एक और चीज़ ऐड कर लें इस रिपोर्ट में, हम बात करें आज़ाद भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी मेरी इस पर नज़र पड़ी कि ये 267 का सेफ्टी ऑडिट तो किया गया है, कुछ और भी सिफारिशात सामने आई जिसमें हुआ कि जनाब 62% इमारतों में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, 70% इमारतों में बिजली का तारों का गैर मयारी निज़ाम है, और ये देखते हैं ना शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग लग जाती है। लेकिन एक और बहुत आम चीज़ है, इसमें कहा गया है रिपोर्ट में कि जो आग लगने वाली जगह है उस पर तमाम जो NGOs हैं, गैर ज़रूरी लिखा गया है लफ्ज़, गैर ज़रूरी NGOs के दाखिले पर भी पाबंदी लगाई जाए और तमाम मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को फायर ब्रिगेड हुकाम को सहूलियत और मुआवजा फराहम करने की सिफारिश की जाए। अभी अगर पाबंदी लगा दी गई, इस वक्त हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे शहर में कोई भी इमरजेंसी या कियोस की सिचुएशन होती है तो सबसे पहले ये NGOs ही हैं जो हमें नज़र आ रही होती हैं, जो लाशें उठाने का काम भी कर रही होती हैं, जो फायर आग लगने के वाक़यात के बाद लोगों को रेस्क्यू भी कर रही होती हैं। आप ये समझते हैं जैसे अभी भी हम ये बात करें कि इदारों में जो हाल है, अगर आप इन पर भी पाबंदी लगा दोगे तो कोई पुरसाने हाल होगा, देखने वाला होगा कोई? रमशा, बड़ी मज़े की बात है, हम टीवी वो चीज़ रिपोर्ट करते हैं, उनको जिम्मेदार ठहराते हैं जो बाद का मामला है, आखिरी ऑप्शन है, दरमियान का ऑप्शन है। लेकिन जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी है उनकी तरफ हमारी किसी की तवज्जो नहीं है, क्योंकि मैं इदारे कवर करता हूँ, मुझे पता है कि मामला हैं क्या। मैं कई बार लोगों को बता चुका हूँ, इसी टीवी पर यहाँ पर मॉर्निंग शो में कह चुका हूँ कि ये बिल्डिंग जब बनती है ना, चाहे शहर में कोई चीज़ बनती है, उसके लिए महकमा बल्दियात के साथ है, महकमा बल्दियात टाउनिंग हाउसिंग प्लानिंग, मतलब किसी घर की तमीर करना, किसी इमारत की तमीर करना, उससे NOC लेना लाजमी होती है। वो NOC जब देता है तब उस इमारत में उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, जिसमें इमारत का बुनियाद कितना होगा, कितने माड़ इमारत होगी, उस इमारत में कितने जो है कमरे होंगे, कितना, सब पूरा उसमें बाकी प्रोफार्मा जमा होता है। हमारे पास कराची में या पूरे सूबे में कहीं भी टाउन प्लानिंग ना होने के बराबर है। महकमा टाउन प्लानिंग रिश्वत खोर मुकम्मल तौर पर इदारा है जो रिश्वत लेकर गलत जो NOC देता है, उसकी तरफ किसी की नज़र है नहीं। मैं कराची की शहरियों को बताना चाहता हूँ, ये बड़ा अहम मामला है। महकमा टाउनिंग हाउसिंग टाउन प्लानिंग जो है, इसकी जिम्मेदारी बनती है कोई इमारत बने उसकी NOC प्रॉपर तरीके से दे। बिल्कुल। दूसरी बात ये आग के मामला जो है, इन मामला को देखने के लिए, इन मामला के हल के लिए बाज़ाब्ता तौर पर हमारे पास महकमा दाखिला के इदारा है, सिविल डिफेंस जो इदारा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है ख़ास तौर पर जो आग पर काबू पाने के लिए आलात हैं उनकी निगरानी करना, उनकी सेफ्टी करना, उनका चेक एंड बैलेंस करना। वो इदारा महकमा दाखिला के मातहत ज़रूर है। आज तक महकमा दाखिला ने उनसे कई बार खुतूत लिखे हैं कि हमें रिपोर्ट दो, ये आग के वाक़यात क्यों रनमा हो रहे हैं। वो इदारा इतना काबिज़ है, इतना हावी है, जो महकमा का जो इस वाले से बाकी महकमा दाखिला में एक सेक्शन है, सिविल डिफेंस सेक्शन, जिसका सेक्शन अफसर 17 ग्रेड का अफसर है, उसके नीचे स्टाफ काम करता है। वो इनको पूछने को तैयार नहीं है, इतना बाख्तर काबिज़ इदारा है, इनको पूछता ही नहीं है। हम पूछते हैं सदर हुकूमत से, मेयर कराची से, दीगर हुकाम से कि भाई महकमा टाउन हाउसिंग टाउन प्लानिंग जो है वो क्या कर रहा है, इदारा जो सिविल डिफेंस है वो क्या कर रहा है। फायर ब्रिगेड का मामला, शहरी इंतजामी का मामला बाद में आता है। आग एक हादसा है, हादसा या वाक़या है, वाक़या पेश क्यों आया, किसकी जिम्मेदारी, गफलत जो किसने बरती, इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। कराची के शहरी ख़ास तौर पर या मुझ समेत आप समेत ये समझिए कि भाई जो मुतल्लिक़ इदारे हैं जिनकी लापरवाही है, उनसे कोई क्यों नहीं पूछता कि भाई आपने लापरवाही की, उनके खिलाफ किसी किस्म की आज कार्रवाई तक क्यों नहीं हुई। किसी को सस्पेंड किया, किसी के खिलाफ कार्रवाई की, किसी की तनख्वाह रोकी, किसी को सस्पेंड किया, कुछ नहीं हुआ।
ये 2 इदारे हैं इस आग के वाक़यात पर काबू पाने के लिए या इन इमारतों को देखभाल करने के लिए ये है, लेकिन कमेटी बना दी, सेफ्टी मसला ऑडिट ये करवा दी। है कि हम कमेटियां बनाते हैं, उसमें 2-4 मेंबरान को रख देते हैं, उनके नाम आ जाते हैं, उसके बाद फिर बात खत्म हो जाती है। अभी तो एक के बाद एक आग लगने का वाकया पिछले अगर हम 1.5 माह में उठाकर देख लें कि कितने वाकयात हो गए, कितनी जगह आग लग गई, कितने लोग जख्मी हुए, कितना नुकसान हो गया। सबसे ज़्यादा इशू आप ये देखें कि कारोबार की जो सूरत हाल, आरजे मॉल में आग लगी थी, आज तक वो फंक्शनल नहीं है, ओपन नहीं हुआ है, लोग बैठे हुए हैं कि कारोबार कैसे करें। तो आप ये देखें कि कितना उसका जो है लॉस कितना बढ़ जाता है सिर्फ कुछ मेजर्स ना होने की वजह से। बहरहाल हम यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है कि जनाब बहुत सारे इशूज़ हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक और साथ साथ सूरत हाल ये भी है जिस हवाले से आपको अपडेट करना भी ज़रूरी है कि जो चिकन प्राइसेस है उसमें हमने इजाफा देखा नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी जो गोश्त है उसमें और चिकन जो जिंदा मुर्गी होती है उसमें हमें 40 रुपये और 70 रुपये तक का इजाफा देखा गया और 600 रुपये इस वक्त प्राइस हो गई है महराज साहब चिकन ख़रीदने की। चाय और पापा ही कहाँ हैं अब आप? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है। इसका रीज़न ये है कि फार्मर्स जो हैं मुर्गी के जो फार्म्स बने हुए हैं अंदरूनी सिंध से लेके शहर के नवा में बहुत सारे फार्म्स हैं। एक बहुत बड़ा बिजनेस है, कराची में चिकन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मेरी जहाँ तक नॉलेज है। तो वो फार्मर्स की अपनी एसोसिएशन है और वो जब चाहते हैं इस रेट को हाइप देना वो दे देते हैं। जब तक लोगों की चीखें निकलती हैं और सरकार तक बात पहुंचती है उस पर नोटिस होता है और एक्शन की तैयारी होती है, उस वक्त तक अरबों रुपए जो है वो आगे पीछे हो चुके होते हैं। और ये सब जो मुनाफाखोर जो माफिया है ये अपना काम करने के बाद साइड हो चुकी होती है। आखिर में फंसता है वो दुकानदार जिसने महंगी चिकन खरीद के महंगी चिकन बेचनी है। दुकानदारों से पूछो तो वो कहते हैं कि हम तो चाहते हैं सस्ती बेचें। अच्छा, एक और चीज़ है कि कम से कम जो प्राइस है वो भी अब ये सेट हो गई है कि 400 से नीचे तो नहीं आते। मैंने देखी चिकन में 400 भी अब कहते हैं बहुत सस्ती हो जाए तो 400 पे आती है, वरना 550, 600, 500 ये प्राइस फिक्स कर दिए। हमारे यहाँ तो खैर लोग इस चीज़ को जाहिर सी बात अब आदी भी हो गए ना। पहले तो वो कहते थे कि 200-250 रुपये किलो मिल जाता था चिकन, लेकिन फिर जब ये 800-800 रुपये पे पहुँचा और 900 रुपये पे पहुँचा तो अब वो लोग उसको गनीमत जानते हैं कि भाई 400 और 500 के अंदर दरमियान में हम चिकन ले लेते हैं और खा लेते हैं। लेकिन बात ये कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए फार्मर्स से, और ये जो दुकानदारों पर जो असिस्टेंट कमिश्नर्स जाते हैं उनको जो है तंग करते हैं बिला जवाब और उनको उनके जुर्माने जो करते हैं, तो मसला उनका नहीं है, उसकी जड़ तक उनको पहुंचना चाहिए कि इसकी रीज़न, इसका जो बेसिक वजह है वो क्या है, कहाँ से ये रेट्स ओपन होते हैं और कब खुलते हैं। इसका चेक एंड बैलेंस कोई है हमारे यहाँ? इदारे आप कवर करते हैं ना, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ यकीनन बनी हुई हैं। कमिश्नर कराची का भी काम है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का भी काम है कि जाएं और प्राइसेस चेक करें। या छापे तो मार देते हैं, दुकानें सील भी हो जाती हैं, लेकिन प्राइस रेगुलेट नहीं होता कि हाँ मेरे और आपके बाजार में सस्ता मिल रहा हो तो मैं कहूँ बहुत फ़ायदा हो रहा है इन सब चीज़ों का। मैं फिर उसी बात पर आता हूँ, ये मामला कमिश्नर कराची का नहीं है, कराची की इन मामलात में बेजा मुदाखलत है। अच्छा। ये काम जो है महकमा कीमत व रस्त जो महकमा ज़राअत के साथ बाकायदगी से एक मुकम्मल महकमा है, जिसका सेक्रेटरी है, जिसके डायरेक्टर हैं, जिसके कहाँ हैं वो लोग? ये सिंध हुकूमत का बड़ा महकमा है जिसकी करोड़ों रुपये अरबों रुपये बजट है। इसके असिस्टेंट डायरेक्टर तमाम इस्लामी तैनात हैं। नज़र क्यों नहीं आते? उसकी वजह यह है कि इस महकमे में कानून साजी होनी थी, सज़ा और जज़ा का अमल होना था, वो कानून ताहाल पास नहीं हो सका है। क्यों नहीं हो सका है? हमारी सरकार ने 15 साल की सरकार पर पड़ी रही है, इन्होंने क्या किया है, इस महकमे को सिर्फ बजट के हद तक बनाकर करप्शन का एक इदारा बना दिया और इख्तियार जो है किसी के पास नहीं है। कीमतों का तयन करना कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस कीमतों का तयन करना महकमा कीमत व रस्त जिसकी बाकायदगी से आईनी और इखलाकी जिम्मेदारी है, कमिश्नर कराची की जिम्मेदारी है उसके उनके फैसले पर अमल दरामद कराना, उसकी निगरानी करना, उनके साथ तावन करना। ये क्या करता है पता है क्या है? जो हमारा मुख्तियार कार है 16 ग्रेड का है, उसके पास गाड़ी भी है, उसको 2 से 3 सिपाही साथ लेने, पुलिस के सिपाही साथ लेने के इख्तियार भी हैं। लेकिन जो महकमा कीमत व रसद का जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उसके पास ना गाड़ी है, ना उसको पुलिस की सहूलत मौजूद है। अगर वो मोटरसाइकिल पर जाए किसी पंप पर पेट्रोल का कांटा चेक करे, पंप का स्टाफ आकर उस लड़ाई करे, उसको मार दे, उसकी जिम्मेदारी कौन है? कोई भी कौन लेगा? बेचारा क्यों जाए, क्यों दफ्तर से बाहर निकले? वो करे ठीक तनख्वाह मिल गई। कई ऐसे अफसर कमीशन का इम्तिहान पास करे, असिस्टेंट डायरेक्टर बने, लेकिन नौकरी छोड़ के दोबारा कमीशन का इम्तिहान देकर दीगर महकमों में चले गए, लेकिन ये महकमा मुकम्मल तौर पर गैर फाल है। पता है क्या है? मैं हल्फिया का तो हल्फिया, इस महकमे का डीजी मुकर्रर था पहले जावेद कायम खानी,
इस महकमे का डीजी जो है वो पावरफुल है, सेक्रेटरी गैरफाल है। इस महकमे का डीजी माहाना 1 करोड़ रुपए इस महकमे के मिनिस्टर को पहुंचाता था, 50 लाख रुपए इस महकमे के सेक्रेटरी को पहुंचाता था, 25 लाख रुपए इस महकमे के डायरेक्टर को पहुंचाता था, 5 लाख रुपए इस महकमे के सेक्शन अफसर को पहुंचाता था, 5 लाख रुपए इस महकमे के जो मिनिस्टर होता था उसके पीएस को पहुंचाता था। बाकी जो स्टाफ इसके जो महकमा ज़राअत कीमत वर्ष के नायब कासद थे उन तक भी हज़ारों रुपए खर्ची माहाना पहुंचती थी। ये सिस्टम अभी तक इस निगरान सेटअप में भी जारी है। अच्छा, सूरत हाल ये है। अब आप बताएं, जिस महकमे के मिनिस्टर को 1 करोड़ रुपया माहाना बता, मैं हल्फिया कहता हूँ, कई मिनिस्टर में जाने वाले दोस्त हैं, मैं हल्फिया कहता हूँ, मेरे सामने उन्होंने पैसे मैंने आंखों से गिनते हुए देखे, ये लो पैसे, सिस्टम चलाओ, ये हाल है। फिर ये होता है सही जब बात है, फिर जब तो इदारों आवाम का ही जिस इदारे की जिम्मेदारी है, मैं बार बार कहता हूँ, पहले मैंने कहा जो टाउन प्लानिंग महकमा है या महकमा सिविल डिफेंस है या महकमा कीमत रस्त है, इनको आप बाख्तर क्यों नहीं बनाते? कहाँ का कमिश्नर, कहाँ की मूली, कहाँ की गाजर भाई? फिर तो बात वही है कि कहाँ के इलेक्शंस, कहाँ के मिनिस्टर्स, कहाँ की हुकूमत, बस तो सवाल ही आ जाता है। मैं तो बार बार ये कह रही हूँ कि अगर उसी सिस्टम का हिस्सा बनना है तो आप महराज को बनाओ या आज़ाद को बिठाओ या रमशा को बनाओ, सिस्टम वही है। सिस्टम वही है। तो वो चेहरे बदल रहे हैं, वो उसी तरह से चेहरे भी बस वो आगे पीछे ही हो रहे हैं, वो एक आगे पीछे 2-4 गोटियां। ये दाल ही है, तड़का लगाना है, बस दाल वही है, तड़का लगाना है। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने दुरुस्त जो है ना वो मिसाल दी है बिल्कुल। चलें, अल्लाह करे ये तड़का जो है ना वो ऐसा हो कि दाल का टेस्ट ही बदल दे इस दफ़ा। हर दफ़ा उम्मीद तो यही करते हैं हम, सुबह सुबह बैठ के क्या मायूसी की बातें करना। एक अच्छी खबर भी सामने आई है, सिविल एविएशन अथॉरिटी का बड़ा इकदाम। उसमें हमने देखा कि मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर जो स्कैनिंग मशीन्स हैं मॉडर्न, उनको लगाया गया और उससे ये होगा कि तो फिर वही जर्मनी से टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर आई है। उसमें 28 जदीद बैगेजेस स्कैनिंग मशीन नस्ब की जाएंगी और होगा ये कि उसमें जो सामान है उसको भी स्कैन कर लिया जाएगा और जो उसमें जहाज़ के लिए नुकसानदेह आलात वगैरह हैं, बारूदी मवाद अगर आप कोई लेकर जा रहे हैं तो वो भी आप उसमें जांच पड़ताल उसमें हो सकती है। और जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो आलमी सतह के जो है वो मयार का कराची में हो जाएगा। अब ये हुआ तो है, लेकिन हमने ये भी देखा कि रेलवे स्टेशन पर भी वो जो मशीन लगाई गई थी उसमें हमने देखा वो टिकट लेने के लिए उसकी जर्मन ज़बान से, चाइनीज़ ज़बान से उर्दू में आ ही नहीं रहा था, उर्दू से अंग्रेजी में। तो टेक्निकल लोग नहीं है ना, सीख कर आते हैं जो मशीन्स लेकर आते हैं। बहरहाल अल्लाह करे कि ये जो मशीन्स आ रही हैं ये कारआमद हों और अच्छा है। FIA की भी काफ़ी कार्रवाइयाँ देखने में आई हमें अभी गुज़िश्ता दिनों एयरपोर्ट पर स्मगलिंग के हवाले से जो रोकथाम। बिल्कुल स्मगलिंग के हवाले से भी, और FIA जो काम कर रहा है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी कर रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी मनी एक्सचेंज का कारोबार हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जड़ पकड़ा हुआ था, लेकिन अभी हमने ये देखा कि जब 3 महीने पहले तकरीबन जो है जब निगरान सेटअप आया तो उसके बाद FIA बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ और उसने डॉलर रेट में इतनी फ्लक्चुएशन थी जिसकी वजह से ज़्यादा हो रहा था। उसकी वजह यही थी क्योंकि जब गैर कानूनी एक्सचेंज मनी एक्सचेंज चलेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें फिर कोई सतह बराबर नहीं रहती, जो भी रेट्स होते हैं वो सब अपनी अपनी मर्ज़ी के चल रहे होते हैं। तो जब बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई तो उसके बाद ये कुछ हमें इस्तेहकाम अगर कह लें वक्ती तौर पे वो हमें इसमें नज़र आया है, कुछ बेहतरी तो नज़र आई है उसमें। तो FIA भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, नैब भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इस निगरान सेटअप पे हमने ये देखा कि पुलिस भी एक्टिव नज़र आई, तकरीबन तमाम इदारे हमें एक्टिव नज़र आए। और अगर हम इससे पीछे चले जाते जमहूरी दौर में, हाँ। जब हुकूमतें थी उस वक्त ये सूरत हाल नहीं थी। उस वक्त सूरत हाल वही थी जो अभी आज़ाद भाई उस वक्त सिर्फ सिस्टम की सूरत हाल थी, ठेकेदारी सिस्टम की सूरत हाल थी। तो अभी हमने ये भी देखा बीच में कि ताजिरों के कुछ वफूद ने जो है वो जब अकाबरीन से मुलाकातें की तो उनसे रिक्वेस्ट की कि ये जो निगरान सेटअप है इसी को एक्सटेंड करें, इसी को चलाएं क्योंकि ये हमारे लिए बेहतर है और मुल्क के लिए बेहतर है। तो ऐसा भी सुनने में आया, तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि जब हम ये सोच चाह रहे हैं कि कोई डिलीवर तो करे, कोई काम तो करे, कोई बात तो करे। आज़ाद भाई लोगों से बात थोड़ा खुशी की बातें होनी चाहिए, मायूसी की बातें, मशीन आलात लग जाएंगी, कुछ होगा बेचारा, इससे मेरा आपका फ़ायदा कोई नहीं होगा। मान लीजिए हमें डेली जहाज़ का सफ़र नहीं करना पड़ता है। बात ये मौसम आपने बात की, इससे पहले चिकन की, सच्ची बात ये किसी ज़माने में चिकन हमने देखा नहीं, पता नहीं कहाँ से नई मुर्गी सफ़ेद वाली आ गई, हम अपने खाना शुरू कर दिया। हाँ, पता नहीं कहाँ से जो अजीब सी मुर्गी फीड पता नहीं किससे तैयार होती है, नहीं इसके 4 हफ्ते में तैयार। अच्छा बात ये इस वक्त आप पता हमारे यहाँ इलाके की सूबे की अपनी सौगात है। हम मछली क्यों नहीं खाते हैं दरिया सिंध की, इसमें कुरडो है, रोहू है। मैं 1 हफ्ते से खा रहा हूँ, खुदा की कसम, नज़ला है नहीं, गला ख़राब है नहीं, और के इफेक्ट्स हैं, अच्छी भी है, सेहत के लिए कारआमद है। इसके अलावा ख़ासतौर पर जो बेह जो हमारा जो सिंध का
अब बेह है ना, सचल गोट मिल जाता है, अब इम्प्रेस पर कर वहाँ मिल जाता है। अच्छा, और आपको अभी चावल इस पे के वो साथ गाना याद नहीं आया, मछली पल्ला खिलाऊं? लेकर तो आए यहाँ पे मछली, मैं खुद घर सुबह खा के नाश्ता करके, सच्ची बात है, झूठ नहीं बोलूँगा। अकेले अकेले खाकर आ गए, देख नहीं, कराची की शहर ये खाए तो ना, पैक करके भी ला हम- सकते हैं हम भाई, खाते- हम भी यहाँ पे खा सकते हैं। तो आजाद भाई- भाई छोड़े सारी बात। नहीं नहीं, हम खाते समुद्र की मछली हाँ। जिसमें कोई जायका नहीं है, नहीं, लेकिन बात ही मीठे पानी की खाएं। अच्छा, फिश जो होती है खासतौर पर जो कौन सी जो झील में बनती, झील वाली फिश जो है, फार्म्स वाली नहीं, फार्म्स वो ऐसे ही होती है जैसे हमारी मुर्गी है जो हम शहर में खा रहे हैं। लेकिन मछली है, कुछ ऐसी सफ़गात हैं जिसमें हमारे कम से कम जो डॉक्टरों का मशवरा है ये वो इस्तेमाल करें। मौसम के लिहाज से हम हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे ख़वातीन हो या नौजवान हो या बड़ी उम्र के लोग हैं, मुर्गी चिकन मुर्गी की दुकान के बाहर बड़ा रश लगा रहता है। अच्छा, पता क्या, इम्प्रेस मार्केट के बाहर जाएंगे ना, वहाँ आपको देसी मुर्गी मिलती है, वो इससे भी सस्ती है। उसको लेकर आए, हलाल करके घर में काट कर खाएं, वो फ़ायदेमंद है, मैंने बेहतरी आती है। लेकिन ये है कि हम बार बार ये कहते हैं, हम चीज़ नहीं मसनूई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारे शहरी जो है खासतौर पर इसका ख्याल रखें। आप देसी चिकन प्राइस की बात करें, अगर आप यही देसी चिकन दुकान से खरीदें तो मेरे ख्याल से उसमें इतना ज़्यादा फर्क है, 200-300 रुपए का, तो बल्कि ज़्यादा का इसमें नहीं डिफरेंस नहीं, नजर आप आता है ना। चले जाए सदर मिलारी अड्डे पर या सचल कोठारी अड्डे पर, वहाँ पर आपको बकरे का गोश्त मिलेगा, वो भी रियल आपके सामने काटेंगे, वो बिल्कुल साफ बकरे का गोश्त मिलेगा। और ख़ास तौर पर जो फिश है या देसी मुर्गी है, वो सस्ते दाम पर वहाँ पर फरोख्त करने वाले खड़े मौजूद हैं। 200 रुपए अच्छा, सस्ता तो मिल जाएगा। लारी अड्डे पर चले- नाज़ाबाद से अगर मैं जी सदर आऊँ मुर्गी खरीदने और चिकन खरीदने, तो आप देख रहे हैं पेट्रोल प्राइस का है। असल मसला ये भी तो है ना, गली मोहल्ले की दुकानों से फ़ायदा हो जाता है। बहरहाल वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया, अगली बार आए तो मछली यहाँ पे ज़रूर बनवा के लेकर आइएगा आज़ाद भाई, अकेले अकेले कौन सी? नाश्ते में ना खा कर पल्ला। मछली पल्ला पल्ला अभी छोटा हो गया, पल्ला बड़े वाला नहीं, आधा किलो वाला है। पल्ला होना चाहिए कुर्डो यार। जो है ना, कुर्डो रहू जो है ना, भाई जो भी हो मछली होना चाहिए। लेकिन उसमें कांटे होंगे फिर बर्दाश्त। नहीं, हम खा लेंगे, हम ब्रेक में लेंगे और जो है वो ब्रेक के बाद हम उसको एंजॉय कर सकेंगे। थैंक यू सो मच आज़ाद साहब फॉर कमिंग इन दिस शो, और मेरा सब आपकी आमद और वक्त का भी बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे। आज का हमारा मौजू होगा कि जो दमा और सांस की बीमारियाँ हैं उनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है। इस मौसम में खासा ट्रिगर कर रहा होता है, जिनको साइनस इश्यूज़ होते हैं, जिनको दीगर इश्यूज़ होते हैं, तो उनको कैसे हेल्प लेनी है और वो क्या कर सकते हैं। हर्बलिस्ट भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे हमारे साथ, सो स्टे ट्यून्ड। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात होगी, आज हम ये देख रहे हैं कि हमने जैसे भी आगाज़ में भी कहा, मौसम चेंज हुआ है और मौसम सरमा के आगाज़ के साथ मुख्तलिफ हम देख रहे होते हैं कि डिफरेंट इश्यूज़ लोगों को हो रहे होते हैं, बीमारियां भी हो रही होती हैं। उसमें एक ये भी प्रॉब्लम है कि लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा होता है। बहुत सारे लोगों को दमे की बीमारी होती है, मुख्तलिफ तरह की एलर्जीज़ होती हैं जो इस मौसम में और ज़्यादा ट्रिगर हो जाती हैं। तो उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उनमें क्या ऐसा इस्तेमाल करना है। डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उसका इलाज कैसे हो सकता है, और साथ साथ हमारे साथ हर्बलिस्ट भी मौजूद होंगे। तो वेलकम करते हैं उन लोगों को शो में और तारुफ करवाते हैं। डॉक्टर ईसा मेरे साथ मौजूद हैं, आप सब जानते ही हैं ईसा भाई को, किसी तारुफ को मोहताज नहीं है। वेलकम टू द शो। हर्बलिस्ट हैं आप, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ हमारे साथ इमरान महमूद साहब भी होंगे जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है। थोड़ी देर के बाद उनको भी शामिल करेंगे। ईसा भाई, अभी हम ये देख रहे हैं कि मौसम चेंज होता है ना, तो बहुत सारे, एक तो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सांस लेने में दुश्वारी का लोगों को सामना करना पड़ रहा होता है, दमे का प्रॉब्लम लोगों को होता है, तो इस मौसम में और ज़्यादा जो है ना वो ट्रिगर कर रहा होता है। उमूमन लोग पंखा बंद करके सोते हैं तो सांस लेना वैसे ही माहौल हो जाता है, जैसे मेरे जैसा बंदा तो नहीं सो सकता भाई पंखा बंद कर। बेसिकली देखें, जब इंसान एक वेदर से निकलकर उसकी बॉडी दूसरी वेदर में जाती है तो उसकी, बहुत सारे लोग हैं उसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है, तो स्किन जो है हमारी ड्राई होने लगती है, क्योंकि वेदर की वजह से। जब आप गर्मी में देखें बहुत सारे लोगों की स्किन ऑयली होती है, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी स्किन ऑयल ड्राई होती जाएगी। लोग सर्दियों में वैसे ही पानी का इंटेक कम कर देते हैं, जबकि उर्दू के थोड़ा थोड़ा पानी हमें पीते रहना चाहिए। दूसरा ये कि वेदर की वजह से जिन लोगों को एलर्जी होती है उनकी मज़ीद बढ़ जाती है, जिनको नहीं होती है तो उनको छींकें आना शुरू हो जाती हैं। तो एलर्जी की कोई डिफरेंट वेरियस नहीं है, डिफरेंट मतलब कोई किस्म्स Pattern नहीं नहीं है, आप कह वो एक ही है बेसिकली, हमारे ब्लड में होती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है ज़मीन पे आएगा और उसके अंदर एलर्जी वाला बाबा जी नहीं बैठा होगा, होता सबके अंदर है। कब किसका ट्रिगर होता है, वो जब मट्टी से चिड़ेगा तो हम नाम दे देंगे कि आपको डस्ट एलर्जी है, पोलन से चिड़ गया तो पोलन एलर्जी कहलाया, वीट से चिड़ गया तो वीट एलर्जी कहलाया। ये सब काबिल इलाज हैं, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अब हम उन चीज़ों से जुड़े हुए नहीं हैं जो हमारी नानी दादियाँ करती थी। देखें आज भी इस मौसम में, मतलब लोग क्या करते हैं कि जब वो बीमार होते हैं तो कुछ लेते हैं। ऐसा ही है, हाँ। इस मौसम के अंदर तो आपकी रूटीन में सुबह एक अदरक का टीस्पून उठाएं, अदरक हमारे घर में होता है, उसका पेस्ट बनाकर 1 कप पानी में डालकर उसको बॉयल करें, अदरक का कहवा बन गया। आप इसमें हनी डाल दें 1 टीस्पून,
आप डेली लें, आप डेली लें, आपको कम से कम ये वेदर का जो इम्पैक्ट है वो आपकी बॉडी पे नहीं आएगा। आपको खांसी में फ़ायदा होगा, नज़ले ज़ुकाम में होगा। अच्छा, खुदा ना खासा बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जिनकी एलर्जी इस लेवल पर ट्रिगर हो जाती है कि उनकी खांसी नहीं रुकती, वो ठसके वाली खांसी हो रही होती है। अच्छा, दवाएं भी उन पे असर नहीं कर रही होती। हाँ। बहुत सारे ना मुस्तकिल दवाएं खा रहे हैं लेकिन खांसी में फर्क नहीं हो रहा। खांसी में फ़र्क नहीं होता। ऐसी सूरत में मैं मिरेकल बता रहा हूँ। हाँ, देखें अल्लाह ताला का निज़ाम क्या है। वो एक है ना, सही बुखारी की हदीस है किताबुल मर्ज़ में 5669 कि अल्लाह कहते हैं कि मैं नहीं उतारता ज़मीन पर उस बीमारी को जिसका इलाज पहले मैं उतार दूँ। अनार उतर चुका, खांसी आ चुकी। अब आपकी खांसी अगर नहीं रुक रही है तो अनार का छिलका है ना, वो सिर्फ टुकड़ा आप चबाकर नीम गर्म पानी पी लें, बस। रुक जाएगी। अच्छा, जबरदस्त। देखें कैसे कमाल है, फेंक देते हैं ना हम लोग। तो कहने का मकसद, अच्छा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपके यहाँ जो ऑलरेडी मेडिसिन भी ले रहे होंगे, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें एलर्जी की वजह से ले रहे होंगे। उनके लिए मैं कहूँगा कि आप घर में एक मेडिसिन बनाएं, जो मैं अपनी क्लिनिक में बनाता हूँ। वो आप अपने घर में बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बजाय कि मुझे पैसे दें, मैं नाम बता देता हूँ, चीज़ें आप ख़रीद लें किसी अच्छे पंसार से। गुले बनफशा, गुले गाओज़बा, उनाब, सौंफ, गुलमंडी, मुलेठी, बस ये 6 चीज़ें रखें। याद रखिएगा कि किसी भी दुनिया में और मेडिसिन में एलर्जी क्योर नहीं है, मगर कुदरत ने उतारा है तो इन सब्जियों में उतारा है जिनके मैंने अभी नाम लिए। गुले बनफशा, गुले गाओज़बा, उनाब, सौंफ, गुलमंडी, मुलेठी, ये सारी चीज़ें हम वज़न ले लें। सारी चीज़ें 20-20 ग्राम ले लें, जितनी चाहिए आप उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन इक्वल क्वांटिटी के साथ। अब इसका आप पाउडर बनाएं इस तरह जैसे चाय मोटी मोटी सी बनती है। ये एक चाय की पत्ती नुमा एक आपका बन गया। अपने घर के जार में रखें, 1 कप पानी उठाएं, उसमें 1 चमची डालें, 2-4 जोश देंगे, कहवा बन जाएगा। अब आप इसको पीना चाह रहे हैं फीका, इसको गुड़ डालना चाह रहे हैं, आप इसमें हनी डालना चाह रहे हैं, और इतना अच्छा है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, एलर्जी, इवन यहाँ तक कि एलर्जी से बनने वाली जो बीमारियाँ हैं, जिसे हम सोराइसिस कह सकते हैं, एक्जिमा कह सकते हैं, फंगस कह सकते हैं, दमा कह सकते हैं, इन सारी चीज़ों में ये ब्लड प्योरीफाई करता है। अच्छा, बच्चों को भी पिला सकते हैं? साल के बच्चे की अगर सीना बंद हो जाए, 1-2 चम्मच पिलाएं, खुल जाएगा। अच्छा, यानी क्योंकि इतना बच्चों में मिरेकल है। कंजेशन इश्यूज और बहुत वो ज़्यादा ये आता है, इस मौसम में बहुत ज़्यादा हो रहे बहुत होते ज़्यादा होता है। तो ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, बड़ों के लिए भी अच्छा है। मैं और आप 1 कप सुबह शाम पी सकते हैं। बच्चों के लिए आप आधे कप से भी आधा रखें। दिन में कभी 1-2 चम्मच टीस्पून पिला दिया, फिर दोपहर में पिला दिया, फिर शाम में पिला दिया, और नेक्स्ट डे के लिए फिर फ्रेश बनाएं आप। मतलब ये कि ये आप रख नहीं सकते इसको बनाकर 2 से 3 दिन। जी, सही, सेम डे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। डॉक्टर इमरान महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप कंसल्टेंट फिजिशियन है। वेलकम टू द शो। डॉक्टर इमरान साहब, कैसे हैं आप? और सबसे पहले हम ये मौसम के हवाले से बीमारियों की बात कर रहे होते हैं। नज़ला, खांसी, बुखार तो यकीन सबको हो रहा होता है, लेकिन सांस की बीमारियां, खांसी, इनसे रिलेटेड इशूज़ लेकर लोग ज़्यादातर आ रहे होते हैं। ईसा भाई ने भी कुछ क्योर्स बताए हैं, किन चीज़ों से जनन को कंट्रोल किया जा सकता है डॉक्टर साहब? देखिए, सबसे ज़्यादा जो एलर्जिक प्रोन लोग होते हैं ना, जिनको जल्दी असर हो जाता है मौसम के बदलने का, जैसे हमारे सर्दियों के मौसम में अमूमी तौर पे आप देखेंगे कि धूल बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, हर चीज़ पे धूल ज़्यादा नुमाया हो जाती है, क्योंकि वो ठंडक की वजह से पहले की तरह उड़ती नहीं है, जी, वो जी। हर जगह प्रेसिपिटेट हो जाती है। फिर इसी तरह जो लोग मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं, उनको भी बहुत सारा एक्सपोजर हो जाता है। और ऐसी जो दुकानों पे बैठते हैं और दुकान के सामने से गाड़ियां गुजरती है, उनका भी ऐसे बहुत ही। सारा एक्सपोजर हो जाता है। तो ज्यादातर तो ये डॉक्टर साहब जैसे बोल रहे थे, उनका नाम डॉक्टर ईसा, जी जी। डॉक्टर ईसा, उनके मुताबिक मैं भी उनसे सेकंड करूंगा कि आपको इनसे बचने की तदबीर पहले करना है। सही। एक दफा बीमारी आ गई तो फिर तो इलाज ही मुमकिन है ना। लेकिन क्या हम बच सकते हैं? तो हाँ, बच सकते हैं। एहतियात करके, तदाबीर करके तो हम बहुत सारा बचा सकते हैं अपनी तकलीफ को। और जब तकलीफ आ जाएगी तो फिर हमारी मेडिसिन का रोल शुरू हो जाएगा। और चूंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको जो है ना कोई बीमार पहले से चले आ रहे हो तो हो। तो एक तंदुरुस्त आदमी भी इसका शिकार होता है, और इसी वजह से होता है कि मौसम में आलूगी होती है और उसको भी तकलीफ आ जाती है। अभी जो हम देख रहे हैं कि अभी तो वैसे ही जो है ना कराची में जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा आलूदा हो चुका है, और वेदर रिपोर्ट्स भी इस हवाले से आ रही हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी में भी हम टॉप 5 में आ रहे हैं कराची में। ऐसे में लोगों को जब सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और उनको जो है मुश्किल होती है, तो उसके लिए क्या तदबीर कर सकते हैं डॉक्टर इमरान? डॉक्टर साहब को मेरी आवाज़ आ रही है?
अच्छा ठीक है, फिक्स कर लें तो फिर बात करते हैं। ईसा भाई आपकी तरफ लेके देखिए लोग अमूमन कराची हो या लाहौर हो, मैं तो जो देख रहा हूँ, जो हमने अपने हाथों से जो अपने कंट्री की हालत की हुई है, हम इल्ज़ाम देते हैं एनवायरमेंटल चेंजिंग के ऊपर, लेकिन मसला ये कि मेरे घर का कचरा मेरे घर के सामने ही पड़ा होता है। आप किसी मार्केट में चले जाएं तो वो कहते हैं ना कि हमारा सफाई निस्ब ईमान है, हम तो इससे भी फारिग हो चुके हैं। और जहाँ दिल चाह रहे हैं कचरे का ढेर लगाते हैं, आग लगा देते हैं, गंदगी है। मतलब आप सोचें ना कि एक मतलब मुसलमान के मुल्क में यही शर्मिंदगी के लिए काफ़ी है। मुझे एक किस्सा मैंने किसी किताब में पढ़ा था, कुछ जूस जो है वो मक्का की तरफ सफ़र कर रहे थे, तो रोड पे पत्थर पड़े हुए, तो एक जूस ने कहा कि नहीं, ये मुसलमानों का इलाका नहीं हो सकता। बोला क्यों? बोला नहीं, वो होता तो फिर रास्ते में पत्थर नहीं होता। आप सोचिए, मतलब इमेजिन करें। और हम तो पत्थर माशाल्लाह फेंक रहे होते हैं। तो कहने का मकसद है कि एक तो सफाई रखें, बेडशीट आप डेली साफ़ करें, क्योंकि हमारे घरों में वैसी डस्ट आता है और पता नहीं चलता, और वो ऐसी डस्ट जो आपकी आंखें भी नहीं देख सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। सेकेंडली, ये चाय तो आप सब पीते ही हैं, चाय की जगह 1 कप आप ये पी कर देख लें, ये आपकी दवाई बन जाएगा। 1 कप पानी में आपने 1 टुकड़ा दालचीनी का डालना है, 1 बड़ी इलायची आती है, 1 दाना उसका डालना है, 2 लौंग डालने, आप इसका कहवा बनाएं। आप इंतज़ार मत करें कि आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हो, एलर्जी हो तो आप मेडिसिन लें। आप उससे पहले उसकी तैयारी कर लें, ताकि वेदर का इम्पेक्ट आपकी बॉडी उससे लड़ सके, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मतलब अगर हम करना चाहें, हमारे घरों में इतनी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। और दूसरा, रात के खाने को कम करें, क्योंकि हमारे लोग ये नहीं समझते हैं कि जी मैं तो कुछ ऐसा नहीं खाता। भाई तू घर का ही खाता होगा, लेकिन तेरे खाने की टाइमिंग ही सही नहीं है। मतलब आप ये सोचें कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, आप जो भी खाना खाते हैं वो लिवर के करीब पहुंचने के लिए 2 घंटे तो चाहिए। आपकी 22 फुट की तो छोटी सी पाइपलाइन है, जिसे हम आते कहते हैं। तो खाना मैदे से ट्रैवलिंग करेगा, 2 घंटे के बाद जब लिवर के पास पहुंचेगा तो 12 बजे लिवर बोलता है भाई मुझे अपना भी काम करना है, तो आप उसे बिजी कर देते हैं। तो अर्ली खाना खाएं, कम खाएं, सुबह बहुत अच्छा खाएं। दूसरा, अंडे की जो जर्दी है इसको भी शहद में मिलाकर आप खाएं, ये भी बहुत फायदा करते हैं। जी कच्ची नहीं, बॉयल एग जो है, उसकी वाइट जो है, उसको आप अंडे में मिला के। बच्चों को भी कहते हैं ना कि जिनके सीने में बच्चों में कंजेशन होती है, उनको आप दूध में मिला के वो कच्ची जर्दी पिलाएं। हाँ, उसका इम्पैक्ट देते हैं, बड़े बुजुर्ग तो देते हैं, लेकिन ये कि बच्चे अब जो छोटे हैं, मतलब 2-3 साल के, वो तो बॉयल खा लेते हैं, तो उनको दिया जा सकता है। बड़ों को तो खाना ही चाहिए ना, मतलब जैसे वो सुबह नाश्ता करें उसकी जगह पे आप एग खा लें, कोई उसमें बुराई नहीं है। उसका एक ही टुकड़ा निकाल कर आप हनी में इस्तेमाल कर लें, बाकी बॉयल काली मिर्चें डाल के खा लें, और ये कहवा पी लें। ईजी है अगर हम इन सब चीज़ों को करना चाहें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इस बीमारी में इस हद तक मुब्तला होंगे कि एलर्जी ट्रिगर होकर उनको मुख्तलिफ बीमारियाँ, क्योंकि जैसे मैंने अस्थमा, दमा बताया, वो दमा एलर्जी के बगैर नहीं बन सकता। इसी तरह मैंने आपको बताया, सर्दियों में लोग एक्जिमा में खुजा रहे होते हैं बेचारे, अब बाहर से आप ट्यूब लगाए जा रहे हो तो वक्ती तौर पे तो फ़ायदा होगा, मगर क्योर नहीं हो सकता, क्योंकि ताल्लुक आपके अंदर से है। बिल्कुल ऐसा ही अंदर से प्योरीफाई करना इसको ज़रूरी है। सही। डॉक्टर इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इमरान, ये एज़मा की बात हो रही है, ये एज़मा जो है वो क्योरेबल होता है क्यों, या फिर इसके लिए दवाइयाँ ही आप खाते रहे हैं? जो ईसा भाई बता रहे हैं कि आप ये इलाज कर सकते हैं, लोग कंसिस्टेंटली भी नहीं कर रहे होते, और इस मौसम में खासा जो है लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। देखिए, एज्मा क्योरेबल डिजीज नहीं है ना। एज्मा जो है ना, पेसिफाई तो कर सकते हैं आप उसको। जैसे किसी को फर्ज करें एज्मा हो गया है और लेबल हो गया, लेबल करने के लिए जरूरी है कि आप उसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से प्रूव करते हैं ना, और उसके बाद उसमें यही होता है कि कुछ दवाइयां एज्मा की होती हैं, हम देते हैं और देखते हैं कि मरीज का फेफड़ा जो टेस्ट में पहले फंक्शन के लेवल बता रहा था, वो हमारी दवाई देने के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट आ गया। तो ये इंडिकेटर होता है कि बंदे को एज्मा है। ब्रोंकोस्पैज्म होता है उसके फेफड़ों की नालियों का, और उसकी वजह कर वो सांस लेना, उसको निकालना ज्यादा दुश्वार होता है और लेना भी दुश्वार होता है। तो ऐसी सूरत में जब प्रूफ हो गया एज्मा, तो फिर आपको दवाइयां ऐसे खाते रहने पड़ती हैं जिससे आपका ये एज्मा प्रेसिपिटेट ना हो, कोई भी चीज ऐसी आए नहीं उसके सिस्टम में आए तो उसको नुकसान ना करे और उसका वो सांस की नाली बंद ना हो, तो वो तो रहेगा। और ये जरूर हो सकता है कि सीजनल वेरिएशन ज्यादा होती है, कि बहुत सारा थोड़ा पीरियड आपका बहुत अच्छा गुजर जाएगा, 6 महीने 2 महीने, कि आपको कोई अटैक ना हो,
लेकिन हाँ बाद में फिर दोबारा अटैक आएगा तो आपका दवाइयों को फिर वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां आपने छोड़ा था। तो उसमें बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो एक मिकदार में लेते रहें रोजाना के बेस पे तो अटैक कम से कम होने की पॉसिबिलिटी रहती है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन दवाई से आप कहें कि हमें निजात मिल जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं होता है अच्छा, most बहुत of सारे the लोग cases। हम ये देख रहे होते हैं जिनको सांस के रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो इनहेलर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिनको डॉक्टर्स बताते हैं और इनहेलर्स का इस्तेमाल करते हैं। रेगुलर इनहेलर इस्तेमाल करना नुकसानदेह तो नहीं होता? नहीं, रेगुलर इनहेलर से नुकसान बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि उसको बनाया इसीलिए गया है कि बहुत माइक्रो जो है ना मिलीग्राम्स में आपके पास वो दवाई जा रही है, जबकि अगर आप मुंह के जरिए वही दवाई लेंगे तो वो मिलीग्राम्स में जाएगा और सही। उसका टॉक्सिक साइड इफेक्ट ज्यादा होगा। अच्छा, और ये जो है ना फोकल और लोकल काम करती है कि एस्मा के लोग जब इनहेल करते हैं इनहेलर से दवाई तो वो फेफड़े में जाके वहीं डिजोल्व होके वहीं अपना एक्शन देके खत्म हो जाता है, सही। बजाय इसके कि खून में घूमे और नुकसान करे। ये जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ इनहेलर्स हैं, या जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे ना कि आपको प्रॉब्लम है इस मौसम में, तो स्टीम लेने का कहा जा रहा था। स्टीम में बहुत सारी चीज़ें आप डालने को भी कह रहे होते हैं कि आपने लौंग डाल लिया, विक्स लोग डाल रहे होते हैं, वो नुकसानदेह तो नहीं होती है डॉक्टर बेसिकली ईसा? देखें, दो दुनिया अलग है। जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब एलोपैथी के डॉक्टर हैं, मैं हर्बलिस्ट हूँ। मैं कोई भी बात करूँगा तो मैं सब्जी की बात करूँगा, फ्रूट की बात करूँगा, नेचर की बात करूँगा। एलोपैथिक पे हम इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी वो स्टडी इतनी नहीं है जितनी डॉक्टर साहब की होगी। मेरी सब्जी की है, मैं किसी बीमारी को नहीं मानता वो के लाइलाज है, मैं नहीं मानता। और दूसरी बात यह है कि हाँ, दवाई से ज़्यादा मैं लोगों से ये इमरजेंसी की दवाई तो बेहतरीन है जो डॉक्टर साहब ने बताई। अगर खुदा न खास्ता आपकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, आपको इनहेलर लेना पड़ेगा, ये मजबूरी है आपकी, क्योंकि इंसानी जान पहले, साइड इफ़ेक्ट तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब देखें हमारे यहाँ जो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब भी इसको सेकंड करेंगे, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि हमारे जो लंग्स हैं, इस लंग्स के ऊपर यूँ समझ लें हल्के से बाल हैं, ये आपकी फाइट करते हैं। ये फोलिक एसिड के अलावा बनते नहीं हैं। अब फोलिक एसिड लोग इस्तेमाल करते नहीं हैं, कुदरत का फोलिक एसिड। आप ब्रोकली उठाएं, आप सर्च करें, दुनिया में जिन्होंने कोरोना के दौरान भी इस्तेमाल किया तो वो सेफ हो गए। यानी इतनी कुदरत की पावरफुल चीज़ है कि वो चीज़ें जो डैमेज होती हैं आपके धुएं की वजह से, आपकी स्मोकिंग हो रही है, सिगरेट्स पी रहे हैं हम, बहुत सारी चीज़ें, तो क्योर कुदरत ने उतारा ज़रूर है, लेकिन हमें नॉलेज ही नहीं है, हम उन चीज़ों को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। अब मुझे बताएं ना, हमारे लोगों का विजन इतना कम हो गया है कि मैं कॉलेज में लेक्चर दे रहा था, मैंने कहा भाई ये बताओ, ये मेरे हाथ में ड्रिंक है और ये लस्सी है, क्या बेहतरीन है? पढ़े लिखे बच्चे बच्चियाँ 20-22 साल की कहने लगे लस्सी बहुत अच्छी है। फिर मैंने कहा अच्छा ये माँ के हाथ का पराठा है, ये बर्गर है, क्या अच्छा है? बोला माँ के हाथ का पराठा अच्छा है। मैंने कहा कि अच्छा ये बताओ लस्सी किसने पी है? एक भी हाथ नहीं उठा, मगर बात सब कर रहे थे। तो हमारी आंखें जिसको बार बार देख रही हैं, बार बार चैनल के थ्रू, मोबाइल इधर उधर, हम उन चीज़ों में फंस गए। हम जो अपने अंदर डाल रहे हैं उस पर हम गौर नहीं करते। हमारी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर है तो एलर्जी क्या होनी, हर बीमारी हो जानी है, क्योंकि आपके जिस्म में फाइट करने की फोर्स, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेहतरीन है कि खाते हुए आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप जो खा रहे हैं वो आपके लिए कितना अच्छा है। सिर्फ पेट भरने के लिए ना खाएं, आप ये भी डिसाइड करेंगे जो आप खा रहे हैं इससे आपकी सेहत को क्या फ़ायदा है। आप कपड़े खरीदते हुए भी डिसाइड करते हैं, जूते खरीदते हुए भी डिसाइड करते हैं, तो जिस्म को जो खुराक दे रहे हैं खुदारा, उसके लिए भी 2 मिनट निकाल के आप उसको सोच लें। तो अस्थमा में जो है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये जो चंद मैंने हर्ब्स बताए हैं ये बहुत अच्छी हैं, इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला उनको भी फ़ायदा देगा। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है, इमरजेंसी है तो उसके लिए बेस्ट है वो एलोपैथी की मेडिसिन लेता है। लेकिन अगर क्योर करना है तो फिर आपको नेचर की तरफ जाना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी सही बुखारी की हदीस कोट की। सही। अच्छा डॉक्टर इमरान, एक और चीज़ ये है कि जैसे ये जो मौसमी बीमारियां होती हैं उसमें ये हो रहा होता है कि जैसे भी हम थोड़ी देर पहले ईसा भाई से भी हम बात करते हैं कि लोगों को खांसी है, मुस्तकिल खांसी रहती है और जो है वो दवाएं भी ले रहे होते हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा होता। इसी तरह नज़ले का होता है कि नज़ले का स्पैन होता है, आप उसमें जितनी भी दवा खा लें वो तब तक ठीक नहीं होता जब तक वो अपना टाइम पीरियड पूरा नहीं कर रहा होता। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? दवा इस्तेमाल करनी चाहिए या जो है हमारे इम्यून सिस्टम को काम करने देना चाहिए? किस तरह से जो है ना वो हेल्प हो सकती है डॉक्टर इमरान? देखिए, इम्यून सिस्टम अलग चीज है और जो आप बात कर रही हैं नज़ला, वो अलग है। नज़ला खांसी इन सब चीज़ों में, हाँ, नज़ला खांसी तो रिएक्शनरी है ना, आपके निज़ाम के साथ किसी चीज ने लड़ाई की और आपने उसके जवाब में नज़ला शुरू कर लिया,
जिस्म ने उस चीज को धोने का अमल शुरू किया कि वो धुल के बाहर निकल जाए मेरे जिस्म से। आप समझ गए? जैसे बलगम है ना, बलगम फेफड़े के धुलाई का निजाम है कि उसने जो चीज अंदर गई थी उसको निकालने के लिए पैदा किया सिक्रीशन, वो थिक हो गई तो वो बलगम बन गया, और बलगम हम थूकते हैं तो हम वो जरासीम भी थूक देते हैं, और हम वो जो गलाजत अंदर जाती है सांस की सूरत में वो भी हम फेंक देते हैं उसी बलगम में की सूरत में। तो ये तो एक रिएक्शनरी फिनोमिना है। ये अगर तो बहुत ज्यादा कोई हाइपर सेंसिटिव है और वो रिएक्शनर बहुत ज्यादा है तो आपको उसको सप्लीमेंट तो करना पड़ेगा टू एन एक्सटेंड कि वो उसके लिए नुकसानदेह ना हो जाए। लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी एलर्जी वाली दवाई खा लेते हैं और नतीजतन क्या होता है कि बलगम अंदर ठस गया, अब वो जरासीम का घर बन गया और फिर नमूनिया हो गया या एस्मा की ज्यादा सीवियर फॉर्म हो गई। अच्छा डॉक्टर इमरान, ये चीज़ भी ऐड कर लीजिएगा कि जो लोग मुस्तकिल दवा खा रहे होते हैं, जैसे एलर्जीज की दवा खा रहे होते हैं, एक वक्त आता है या जो पेन किलर्स खा रहे होते हैं वो उन पर असर ही करना छोड़ दी होती हैं, तो ऐसे में क्या होता है, उनकी डोजेज में इजाफा कर देते हैं या क्या फिर उनको रेकमेंड करते हैं? फिर देखना पड़ेगा कि बहुत सारी वजह जो होते हैं, आप देखिएगा आमतौर पे लोग जो है ना खांसते जो ज्यादातर लोग हैं उनका पोस्ट नेजल ड्रिप होती है कि बलगम हलक में गिर रहा होता है मुस्तकिल, और वो उस बलगम को हटाने के लिए खांसते हैं कि ये बलगम मेरे हलक में आ गया है, खांसते हैं। तो वो खांसना तो उनकी फितरत का हिस्सा इसलिए बन जाता है कि वो फिनोमिना नहीं रुका। तो फिनोमिना को रोकने के लिए आपको दवाई करनी पड़ेगी स्टेरॉइड फॉर्म में जो नेजल स्प्रे आते हैं, और बहुत सारे लोगों का नाक की बनावट में कमी होती है, जैसे हम कहते हैं नेजल सेप्टम डिविएशन, है ना, तो वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसमें गोश्त का एक गोश्त बढ़ जाता है, पॉलिप हो जाता है और वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, तो उससे भी बहुत ज्यादा नजले का असर रहता है। तो एक तो नजले को क्लासिफाई करना पड़ेगा कि ये हमारी बनावट की कमी की वजह से है या ये जो है हमारा निजाम बाहर से कोई कमजोरी आ गई है। तो अगर दोनों चीजें हैं तो उसमें से पहले फैसला करना पड़ेगा कि इसको बेहतर करने की जरूरत है और कौन सी चीज बेहतर की जा सकती है। इलाज अलग रहेगा जिसमें स्टेरॉइड भी ऐड करना पड़ता है, नेजल स्प्रे के फॉर्म में भी, सिस्टमिक में तो आपको बता दिया वो जो इनहेलर्स आते हैं, या फिर इंजेक्टेबल अगर बहुत सीवियर है तो। सही। एक कॉलर भी है हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं रमशा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं? पूछना ही चाहता हूँ, डॉक्टर साहब जो बैठे हैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे को ये खांसी है, खुश्क खांसी है, पानी पीता हूँ तो फिर भी ये खांसी मेरी खत्म नहीं होती। सही, पानी पीते हैं लेकिन खांसी खत्म नहीं होती। प्रॉब्लम आप क्या है, किसी चीज से एलर्जी वगैरह तो नहीं? आपने डॉक्टर को दिखाया है? हाँ डॉक्टर को दिखाया, बस ये कि खांसी जिस टाइम स्टार्ट होती है ना, मैं खांसता ही रहता हूँ, पानी पीता हूँ तो उसके बाद भी खांसी खत्म नहीं होती। समझ में नहीं आता किस वजह से खांसी हो रही है, और खुश्क खांसी है। सही, ठीक। ईसा भाई देखें, वक्ती तौर पर तो रिलीफ के लिए आपको मैं बता सकता हूँ, लेकिन बेहतर ये है कि आपको इस मामले में डॉक्टर के पास जाकर फिज़िकली मिलना चाहिए, क्योंकि खांसी का सिर्फ ताल्लुक हम गले की हद तक समझते हैं, लेकिन इंटरनल बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं इस तरह की खांसी में। तो इसके लिए तो बेहतरीन यही है कि अगर आपको इस तरह की खांसी है तो मैंने अभी कुछ हर्ब मैंने बताए थे, उसका आप कहवा बनाएं और वो सुबह शाम इस्तेमाल करें। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपके नियरेस्ट अगर जो भी फिजिशियन हो या डॉक्टर्स हों तो एक दफ़ा जाकर विज़िट करके ये चीज़ आप उन्हें बताएं, क्योंकि हम भी बहुत सारी रिपोर्ट्स देख रहे होते हैं इस मामले में। क्योंकि खांसी, ये वाली खांसी जो है, इसमें हमारी बॉडी हमें खुद बताती है, ये अल्लाह ताला का एक बड़ा निज़ाम है कि लोगों का जब मैदा ख़राब होता है तो परेशान होते हैं। मैंने कहा ख़राब हुआ है तो शुक्र करो, तुम्हारी बॉडी तुम्हें बता तो रही है कि अंदर खराबी चल रही है, फ़ौरन इसका इलाज करो। अच्छा हाँ, खांसी में भी है ना कि किस हद तक जो है वो कहते हैं ना कि आप कितनी लंबी हो जाए कि वो ख़तरनाक हो सकती है। इस हवाले से भी बात कब आपको पता चलता है कि हाँ यार हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, फौरी तौर पर ये ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है या और बीमारियों की तरफ ले जा सकती है, सिम्टम्स होते हैं। तो हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। 6810 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ तरह की खांसियाँ होती हैं, डॉक्टर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इमरान, कब समझ जाना चाहिए कि अगर आपकी खांसी या सांस की बीमारियाँ चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं तो आप फौरी तौर पर रश करें डॉक्टर को? क्योंकि वही वाली बात है कि आप जितना ज़्यादा चीज़ों को लंबा करते हैं, तवील करते हैं, वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं आपकी बॉडी के लिए। तो ये जो मुस्तकिल खांसी है या मुस्तकिल सांस लेने में दुश्वारी का सामना है, किन बीमारियों को लीड करता है?
देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले मरीज का और डॉक्टर का ताल्लुक जैसे होना चाहिए ना, और फिर असेसमेंट होती है। असेसमेंट इस तरह होगी कि जब उसकी सांस की सुना जाएगा फेफड़ों की आवाज को, उस पे एक तशखीस बनेगी उस मौजूदा वक्त की। ठीक हो गई। दूसरा, हम तशखीस बनाते हैं उनसे पूछ के सवालात कि आपको ये खांसी कितने वक्त होती है, किस वक्त होती है, किस वजह से हो जाती है, कब कब आपने महसूस किया है कि ये ज्यादा हो जाती है, और इसके साथ क्या आपके सीने से कोई सीटी बजने की आवाज आती है, अगर दिन में होती है सिर्फ या रात में ज्यादा होती है, कंबल लेने के बाद होती है, या कंबल दिन में आप घूम रहे हैं इधर उधर तो नहीं होती है, किसी खास जगह जाते हैं वहां होती है। फिर आपका प्रोफेशन देखते हैं हम कि आप प्रोफेशनली क्या काम करते हैं, कि जिससे हो सकता है कि वो भी एक फैक्टर हो उसके अंदर। फिर वही जैसे आपसे मैंने बोला कि बलगम हमारे लक में गिरता रहता है, वो क्रोनिक कफ की वजह बनती है। तो डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, फिर बहुत सारे लोगों को एसिड रिफ्लक्स होता है ना, कि नीचे मैदे से तेजाबियत वाला पानी ऊपर आता है और वो खांसी प्रेसिपिटेट करता है। फिर कुछ लोगों को कार्डियक एजमा होता है, कि जो लोगों का दिल कमजोर होता है वो आउटपुट नहीं बनाता है, फिर उसकी वजह से एजमा हो जाता है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एजमा भी है और डिफरेंट फॉर्म ऑफ ब्रोंकाइटिस है, कि बाज लोग बेचारे, आप 50 साल 70 साल की बूढ़ी और खवातीन है, उन्होंने रोटी कभी लकड़ी के चूल्हे पे बनाया, तो वो आज जाके पता चल रहा है कि उनको जो है ना सीना खराब हो गया। या किसी को पुरानी टीबी हुई थी और वो अच्छे हैं माशाल्लाह, तंदुरुस्त हो गए, टीबी खत्म हो गया, लेकिन फेफड़े पे उसके मुज़र असरात रह गए, उसकी स्ट्रक्चर टूट फूट गया, तो उसमें बहुत ज्यादा खांसी होती है। तो ये तो फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, ये तो बहुत बड़े सारे फैक्टर्स हैं। तो पहले तो आपको बेसिक ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग पे फैसला करना है। नेक्स्ट आपका एक्सरे होगा, तो आप एक प्राइमरी डायग्नोसिस बनाते हैं और फिर अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। सही। कॉलर भी है हमारे साथ, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर साहब से सवाल है, सारा बात कर रही हूँ कराची से। और डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि गले में ना अमूमन बलगम वगैरह बहुत ज्यादा जमा रहता है, और रात के टाइम में गले में स्पेशली खुजली और लाइक इरिटेशन भी स्टार्ट हो जाती है, ऐसा लग रहा है कि मट्टी के जर्रात जो है ना वो गले में सब, क्या वजूहात हो सकती है? जी डॉक्टर इमरान जी, ये तो फैक्टर बता रहा है कि देखिए, जैसे इनका मुझे एक अंदाजा हो रहा है कि एक तो एलर्जी है, एनवायरनमेंट में कोई चीज ऐसी है जो इनके हलक को डिस्टर्ब कर रही है। दूसरा ये भी होता है बहुत सी दफा कि हमारी नाक कंजेशन की वजह से बंद हो जाती है, फिर हम अनइंटेंशनली रात में मुंह खोलकर सांस ले रहे होते हैं, और उससे हमारा गला जो फेरिंग्स है, पीछे वाला हिस्सा गले का, वहाँ बिल्कुल ऐसा जैसे लगता है कि कांटे चुभ रहे हैं या रेत के दाने पड़े हुए हैं। तो वो फिर हमें महसूस ऐसे ही होता है जैसे बलगम हो गया है या गले में कोई खराश पैदा हो रही है। तो ये फैक्टर तो फिर वही थ्रोट की एग्जामिनेशन के बाद पता चलेगा कि ये इनके साथ क्यों हो रहा है। बलगम का जो है वो क्या है? इनके लिए ये है कि बलगम तो प्रोटेक्शन है ना। मैंने देखिए बलगम का बताया कि बलगम हमारे डॉक्टर ईसा से भी सवाल कर रही हूँ। जी डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों को साइनस भी होता है तो पता नहीं चलता, नाक का बंद होना या वो, क्योंकि नज़ला और ज़ुकाम दोनों अलग चीज़ें हैं। समटाइम लोग पेशेंट क्योंकि जानता नहीं है तो बेचारा बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे नज़ला ज़ुकाम हो रहा है। नज़ला वर्ड नुज़ूल से है, जो नाक से नीचे आ रहा है ये नज़ला है, जो ड्रिपिंग करता है ये ज़ुकाम है, जब अंदर जाता है। और अक्सर देखा होगा बहुत सारे यंग बच्चे होते हैं उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बिकॉज वो अंदर ड्रिपिंग होने से जिंक की कमी हो जाती है। तो ऐसी सूरत में अगर आपके गले में खराश है और नाक बंद हो रही है तो घरेलू आसान तरीका तो ये है, सफ़ेदे का तेल मशहूर है, हर जगह मिल जाता है। प्योर सफ़ेदे का तेल लें और पानी का छोटा सा बाउल या पतीली गर्म करें स्टीम के लिए, उसमें 8-10 कतरे आप ऑयल के डालें और उसके बाद उस पानी को करीब करके, यानी कि आप अगर कवर नहीं करना चाहें तो नहीं करें, लेकिन ज़ोर से क्या करना है, नाक से माउथ से रिलीज़ करना है। 2 से 3 मिनट लेंगे तो ये बेसिकली 2 सुराख 2 सुराख 2 सुराख ये हर इंसान को अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं, जहाँ से उसकी ऑक्सीजन बनती है, तो ये डिटॉक्स होकर खुलना शुरू हो जाते हैं, तो वो कंफर्ट हो जाता है। और साइनस वाला तो कर ही सकता है रात में, ताकि वो सुकून की नींद सो सके। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वो मुंह खुल जाता है रात में, ज़रा ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम होती है ना, बीमारी का जोर भी ज़्यादा हो जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब इस वक्त हम ये भी सूरत हाल देख रहे हैं कि जैसे अभी ईसा माई ने भी बात की थी कि जब भी आप अपने बिस्तर पे जाएं उसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं
डॉक्टर इमरान, जिनको प्रैक्टिस करके जो है वो इन बीमारियों से बचा जा सकता है, सांस की बीमारी से, नज़ले से, जुकाम, खांसी, ये एक रेगुलर अपनी जो है वो रूटीन का हिस्सा लोग बना लें? जी, समझता हूँ कि जैसे बिस्तर, जैसे इन्होंने बताया कि मैं जब बिस्तर पे जाती हूँ तो ऐसा होता है, तो ऐसी सूरत में कोई भी इंसान हो जिसको ये अंदाजा है कि भाई मैं कमरे में जब दाखिल होती हूँ तो मेरे साथ ऐसा तकलीफ होता है, तो उसमें एक तो जैसे लोग मॉस्किटो किलर का ना, आजकल वो जो इलेक्ट्रिक मॉस्किटो किलर आते हैं वो केमिकल वाला, वो भी बहुत ज्यादा कंजेशन करता है। और जैसे कॉइल जलाते हैं लोग रात में सोने से पहले, वो भी कंजेशन करता है। तो इन चीजों को तो अवॉइड करना है। अगर आपको स्प्रे करना है तो स्प्रे कर लीजिए, मगर वो भी मगरिब के वक्त कर लीजिए। जब आप रात को 9, 10, 12 बजे सोने जाएं तो वो कमरा उस वक्त तक मच्छर से भी बचा हुआ होगा सही। और आपकी सांस में भी खराब चीज नहीं जाएगी। एक तो ये हो गया। दूसरा, ऐसे लोगों को वो चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए जिसके अंदर एलर्जिक फैक्टर नहीं हो। जैसे कॉटन जो है ना, सबसे न्यूट्रल चीज है, तो कॉटन की चादर आप रात को अपनी फ्रेश रखा करें और वो बिछा के सो जाएं। सुबह उस चादर को लपेट के रख दें नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट नाइट के लिए। वरना क्या होगा, अगर दिन भर का चादर वही पड़ा हुआ है, और होता भी यही, कौन चादर इतनी उठाता पलटता है, तो वो चादर जब होगी और वही तकिया होगा तो उसमें धूल आ चुकी होगी दिन भर की। जब आप सोने जाएंगे तो वही आपके सांस में जाएगा और आपको तकलीफ देगा। तो एक तो सिलसिला ये शुरू कर दें कि चादर अपनी रोजाना रात को सोते वक्त नई चादर डाल के, जो आपने सुबह उठा के रख दिया दूसरी रात के लिए। तो इस तरह से हम फैक्टर से बच सकते हैं। कमरे को वेंटिलेटेड रखें। धूल जो है ना, जैसे झाड़ू पोछा बाद घरों में लगता है, उसके बाद कमरे को हम पंखे से चलाते नहीं है, वरना वो धूल वहीं कमरे में घूम रही होती है। तो उसको भी थोड़ा वेंटिलेशन का ख्याल रखें। सही। एक कॉलर भी उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या पूछना चाहते हैं आप? ये आजकल जो मौसम की वजह से सांस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में, और तो इसके बारे में कुछ पूछना चाहूँगा कि इसके लिए क्या इंसान करे कि रिलैक्स रहें और आसानी से सांस ले सकें। आजकल जो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है उसकी वजह से। जी सर। मैंने बड़ा आसान तरीका, देखें, अगर मेडिसिन पे जाते हैं तो बहुत सारी दुनिया है मेडिसिन की, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, हर्बलिस, तीनों दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं। और अगर घर में करना चाहें तो आसान तरीका तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 1 कप पानी में दालचीनी का बड़ा लौंग और 2 आपके बड़ी इलायची और 2 लौंग, इसका आप कहवा बनाएं। और कहवा बनाने के बाद इसको अगर आप फीका पीना चाह रहे हैं या उसमें शहद डालना चाह रहे हैं या उसमें गुड़ डालना चाह रहे हैं, चीनी के मैं हमेशा खिलाफ रहा हूँ, तो उसका 1 कप सुबह में आप पी लें। अब नाश्ते से पहले लेना चाह रहे हैं या बाद में लेना चाह रहे हैं, ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। डेली बेसिस पे इसको लें। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ ये उनको भी लेना चाहिए जिनको खांसी नहीं है, क्योंकि ये आपको डिटॉक्स करता है, गले को साफ करता है। और ये बहुत, एक ज़माना था जब हमारी नानी दादियाँ घर में होती थी और खुद डॉक्टर होती थी, तो बीमारियां कम थी। अब नानी दादियाँ चली गई, असल में इस्तेमाल ज्यादा होता था ना, अभी लोग आर्टिफिशियल कट इतना आ गए गए, हैं लोग कट गए, लोग शॉर्टकट मांगते हैं कि मुझे ऐसी चीज़ मिले जिसमें इमीडिएटली Instant। वो इमरजेंसी केस होता है, वो खुदा न खास्ता इमरजेंसी केस है, फिर आप किसी भी हॉस्पिटल चले जाएं। लेकिन एटलीस्ट जो घर में चीज़ें पड़ी हुई हैं उसका आप देखें, कुदरत के ऊपर आप गौर करें। आपके घर में, मेरे घर में अगर कोई भी बीमार होता था, आज से अगर 20-25 साल भी गौर कर लें, या आज भी शायद कुछ माएँ ऐसी होंगी, तबीयत सही नहीं है तो कहेंगी बेटा मैं यखनी बना दूँ आपको, अच्छा मैं ज़रा दलिया बना दूँ, बेटा आप थोड़ा फल ही खा लो। या वो उन चीज़ों का नाम ले रही होंगी, आप साबूदाना का नाम ले रही होंगी। मतलब माँ को पता है कि मेरा बच्चा बीमार है, ये खड़ा हो जाएगा ये चीज़ें खाने के बाद। जब इंसान सेहतमंद है तो खा ही नहीं रहा है। जो चीज़ें बीमार को खड़ा कर रही हैं वो सेहतमंद होकर नहीं खा रहा। अपनी डाइट में जो है वो इन चीज़ों को आप रेगुलर शामिल करें। आप 100% आपकी बनावट मिट्टी और पानी है, जो उसमें जाएगा उगेगा, जो जाएगा उगेगा। वो अलग बात है कि हम डॉक्टर नाम दे देंगे ना कि अब आपको शुगर हो गया, बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, है तो आपका लाइफ स्टाइल को फोकस नहीं करेंगे, आप डॉक्टर बदलते रहेंगे, आपकी डॉक्टर दवाइयाँ बदलता रहेगा। तो हमें सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल पे आना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको शिफा दे। और उसके बाद अगर कोई इमरजेंसी है तो आप बिल्कुल जाएं किसी भी डॉक्टर के पास, लेकिन सेल्फ मेड मेडिसिन ना करें। एक दफ़ा डॉक्टर ने लिखा ये गोली आप खाया करें, अच्छा वो हाँ, हर दफ़ा वो मंगा के खाया जा खा रहे हैं, ये भी बड़ा जो है नुकसान देता है। डॉक्टर इमरान से भी बात करेंगे इस हवाले से, लेकिन एक कॉलर भी उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं?
मेरा नाम यासीन है, मैं मनी से बात कर रहा हूँ। जी मैं डॉक्टर ईसा से सवाल था कि मेरे को नज़ला जुकाम साल रहता है और बुखार भी मेरे को अचानक से आ जाता है और बिल्कुल तबीयत डाउन रहती है मेरी। कुछ पूछना चाहते हैं? ये सब इनसे बुखार, नज़ला, जुकाम, तबीयत डाउन रहती है ये ये इस मौसम में? हाँ, मैं भी आधी डॉक्टर तो इसी मैं भी हो गई हूँ यहाँ पे बैठ के। नहीं, आपको इसी मौसम में रहता है या जो है ना वो आपको ये हमेशा ही ऐसा ही सर्दी रहता है? में भी रहता है, गर्मी में भी रहता है। ठीक है जी सर। अगर सर्दी गर्मियों में रहता है तो मेरे भाई इंतज़ार नहीं करें, आप जाकर डॉक्टर से मिलें, आप उसको पूरी कैफियत अपनी बताएं, ठीक है, ताकि आपके कुछ टेस्ट हो सकें। तो क्योंकि नज़ला ज़ुकाम मौसमी तो समझ में आता है, अगर सर्दी गर्मियों में भी रहता है फिर बुखार भी रहता है तो बजाय कि आप टोटकों पे गुजारा करें, इससे बेहतर ये है कि एक दफ़ा किसी डॉक्टर से मिलकर आप पूरी डिस्कस करें। क्योंकि हम भी, अगर आप मेरे पास भी आएंगे तो मैं 2-3 रिपोर्टें तो मैं अपने लिए भी करवा लूँगा ताकि जाहिर है, जब तक पता ही नहीं होगा तो आप कैसे? अच्छा, हाँ, एक और ये भी मसला है कि किसी को टेस्ट या रिपोर्ट कराने के लिए कह दो तो वो कहते हैं लो इतने सारे तो टेस्ट लिख दिए, लोग नहीं, फिर देखिए, बचते मतलब करवाते नहीं है। जब मेरा वो ये जो है ना ख्याल है कि, सूरत हाल खराब हो जाती है तो फिर डिपेंड ऑन डॉक्टर के वो डॉक्टर्स के पास सिचुएशन जाते क्या हैं। देख रहा है ना, क्योंकि अब उसको ज़रूरत है। हिकमत में ठीक है कम कराई जाती हैं, लेकिन ये कि फिर भी डॉक्टर करवाएगा, वो अपने लिए नहीं करवा रहा है, जाहिर बात है वो उसकी बीमारी को डायग्नोज करना चाह रहा है तो इसलिए करवा रहा है। इसी चीज़ के बारे में एजुकेट करना लोगों को बहुत ज़रूरी है कि आप परेशान एकदम सही है, हालात ऐसे हैं, लोग अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे होते, लेकिन वही वाली बात है कि जब ज़्यादा बीमारी हो जाएगी, ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा तो फिर वो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए भी नुकसानदेह, तो जो है वो एक चेकअप ज़रूरी होता है। बहरहाल हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। हम बात ये कर रहे हैं, डॉक्टर इमरान से भी मैं ये सवाल ज़रूर करूंगी कि हम ये मुख्तलिफ बीमारियों की बात तो हो रही है, लेकिन उमूमन क्या होता है डॉक्टर साहब, आपने एक दवा लिखी, वो प्रिस्क्रिप्शन ली, फिर दोबारा कभी 6 महीने बाद, 2 महीने बाद वही आपको सिम्टम हुआ और लोग उठा के उस पर्चे में से दवा लाते हैं, या वो जो है ना वो गत्ता फाड़ के लोग दुकान पे मेडिकल स्टोर पे लेके जाते हैं ये दवा दे दो। तो बार बार ये दवाओं का इस्तेमाल एक दफ़ा जो डॉक्टर देते हैं वो कर सकते हैं या नुकसानदेह होता है? और फिर दूसरी बात है कि जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं टेस्ट करा लें या रिपोर्ट्स करा लें, वो भी लोग नहीं करा रहे होते हैं, तो किस हद तक नुकसानदेह होता है कि वो एंड में बीमारी कितना जो है वो जोर पकड़ लेती है, वो क्रॉनिक हो सकती है? देखिए, होता यही है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कल ही की बात है, एक मरीज जो है मेरा पुराना प्रिस्क्रिप्शन आज से 7वें महीने का लेकर आया वो, और वो उन्होंने रखा हुआ था। उन्होंने दवाई मंगवाने के लिए उस पे से डेट को ना काट दिया कि दुकान वाला देगा नहीं इस पुराने डेट पे। तो कहने का मकसद, वो बेचारों ने तो अपना पूरा कोशिश किया कि उस दवाई को मंगवा के और इस्तेमाल कर लें। लेकिन देखिए, मैं बहुत अच्छी सी बात कहता हूँ कि इसके हम जो दवाई लिखते हैं ना, उसके पीछे दिमाग हो रहा होता है हमारा, जो हम लगा चुके होते हैं उसके अकॉर्डिंगली दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। धो के दवाई तो है वही, अगर वो दोबारा भी लिखूंगा, मैं लिखूंगा तो उसके नताइज और होंगे, और आप खुद से खरीद के खाएंगे तो उसके नताइज और होंगे, क्योंकि आपके पीछे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पीछे एक्सपीरियंस नहीं है, एंड यू डू नॉट नो द रोल ऑफ द मेडिसिन जो मैंने लिखी है वो किस तरह से क्या चीज को बेहतर करेगी। बिल्कुल। तो ये सब चीजें जब डेफिसिट होंगी तो सिर्फ दवाई का रोल नहीं है। दवाई तो मेडिकल स्टोर वाले के पास 1 लाख पड़ी हुई है, तो क्या वो लिख के देगा तो सबको फायदा होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे दिमाग नहीं है। हम तो दिमाग लगाते हैं वो हमारे प्रिस्क्रिप्शन से सीख जाए, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ नहीं है जो डिजीज की प्रेजेंटेशन और डायग्नोसिस और ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग जो हम बनाते हैं, वो सब चीजों का वो मुकफ़्फ़फ़ है ना जो दवाई हम लिखते हैं। सही बात है। अच्छा, इस भाई एक और चीज़, जो एलर्जी की दवा खाते हैं उससे नींद बहुत ज़्यादा आती है, उमूमन एलोपैथी में भी होता है, और एलर्जीज़ का इलाज भी करो तो अब वो, और जिनको मुस्तकिल रहती है, ज़ाहिर है काम करना है, रूटीन है, तो ऐसी क्या चीज़ करें कि जो है ना वो भी ख़त्म हो जाए और नींद का फैक्टर भी ना हो? बेसिकली देखें, जो एलोपैथी की दवाई है उस पर तो ज़्यादा कमेंट्स डॉक्टर साहब ही करते हैं। हमारे पास आने वाले पेशेंट ये ज़रूर कहते हैं कि मैं एलोपैथी की ये दवाई इस्तेमाल करता हूँ, डॉक्टर साहब मुझे नींद आती है, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ इस दवाई के बारे में उस डॉक्टर से पूछें जिसने पढ़ा है। मैं सब्जी वाला हूँ, मैं हर्बलिस्ट हूँ। डॉक्टर इमरान से तो जवाब ले लेते मैं हैं। अपनी जब हर्बल की बात कर रहा होता हूँ तो उसमें ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको नींद आ रही है, आप ड्रॉनी फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सही। डॉक्टर इमरान, तो ये एलर्जी की जो दवाइयाँ हैं उनमें नींद का एक फैक्टर ज़रूर होता है या नहीं होता? ये डॉक्टर इमरान से कुछ जो है ना वो कनेक्शन दोबारा कर दें।
मैं वैसे आपको जो मैंने आपको ये रेमेडी लोगों को बताई, अगर ये बनाएं, इनसे बड़ा इनको फ़ायदा होगा। एलर्जी किसी भी चीज़ से है। अच्छा, बच्चों का भी एक और चीज़ है कि वो रात को उनकी जो ना, जैसे भी एक कॉलर ने, सारा ने सवाल किया था कि वो सांस देने में और मुंह खोल के सांस लेते हैं। बच्चों को मैंने अमूमन देखा है कि मेरा बेटा भी जो है ना, वो सर्दी मौसम हो ज़्यादा हो तो मुंह खोल के सांस लेंगे, खड़खड़ाहट होने लग जाएगी, तो फिर उनके लिए क्या एक नन्ही सी जान तो नहीं बता पाएगा ना। हाँ। मतलब यहाँ नींद में तो वैसे भी नींद आदमी होते, बड़े का अगर बंद हो तो मुंह खुल जाएगा। सांस तो उसे चाहिए। तो छोटा बच्चा है, अगर उसका भी हो रहा है, अगर उसको भी उसको स्टीम दे रहे हैं या लोग नेबुलाइज करा रहे हैं, तो उसमें वो नेचुरल चीज़ें जा सकती हैं। जैसे मैंने उसका बताया आपको, सफ़ेद ऑयल का बताया। लेकिन बेस्ट क्या है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, जो 400-500 रुपये अपने लिए खर्च करें। ये 6 चीज़ें आप जाकर मार्केट से, किसी भी अपने इलाके के पंसार से साफ़ सुथरी चीज़ें, ख़ास तौर पे जो गुले बनफशा है उसमें इतना मसला नहीं होता। गुले गाँव जमा जहन में रखिएगा, ब्लू कलर का पत्ता होता है, यानी कि उसमें थोड़ा सा डंडी मार जाते हैं। ओरिजिनल की जगह हम 2 नंबर ले आते हैं तो उसका कलर ब्लू होता है। सही। तो आप गुले बनफशा, गुले गाँव जमा, उनाब, सौंफ, गुलमंडी, मुलेठी, यानी कि उनाब के अंदर बीज है, बस वो निकाल दें। बाकी सारी चीज़ें हम वज़न लेकर कूट लें और अच्छा, किसी को मुसलसल एक एलर्जी की दवाइयाँ चल रही हैं तो ये दवाई पाउडर फॉर्म में बना कर रख ले, आधी चमची सुबह शाम खाए। एक वक्त आएगा उसे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एलर्जी इस हद तक काम हो जाती है। अच्छा, अमूमन क्या होता है कि गोली खा रहे हैं ना, तो वो एकदम से फौरी तौर पर असर करी, 2-4 घंटे में आपको उसका इफेक्ट नज़र आना शुरू हो जाता है। अभी जो हर्बल मेडिसिन होते हैं या होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, उसमें लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये कि जी असर तो करता नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो क्या टाइम लगता है या क्या होता है? नहीं, पुरानी बातें। आप 1 कप पिए, अगर आपको अभी खांसी हो रही है और बलगम वगैरह, 1 कप पिए, आप ऐसा रिलैक्स हो जाएंगे। ये कुदरत की चीज़ें। आप हमने देखें, चीज़ें अगर गलत मिल रही हैं उसका मुझे नहीं पता, वो तो फिर हर इंसान की जो ना, वो मैं कहता हूँ कि भाई ज़मीन पर खुदा सबको देख रहा है कि उसका कैमरा फिट है, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो चीज़ें सही दें, लोगों को अल्लाह ताला उसको फ़ायदा दे। और लोगों इन चीज़ों में देखें सदियों से, ये अभी से नहीं है कोई, बाकी दुनिया की तो तारीख ही बहुत कम है। ये आदम से लेकर सिलसिला चल रहा है हर्बल का, अभी थोड़ी नया थोड़ी। सही बात है। हाँ। तो अब मैं यूएसए में क्लिनिक करता हूँ, सबसे ज़्यादा लोग कन्वर्ट होते जा रहे हैं ऑर्गेनिक के ऊपर। स्टोर के स्टोर खुल रहे हैं और हर्बल लोग ले रहे हैं। तो कुदरत की चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन ये एलोपैथिक इमरजेंसी की दवाई है। हमारे पास भी कोई पेशेंट आए इमरजेंसी में तो फ़ौरन मैं डॉक्टर के पास भेजूंगा, क्योंकि नेचर अलग चीज़ है। क्योर करना है आपको, नेचर की तरफ फोकस करना पड़ेगा। लेकिन मैंने अमूमन लोगों से कहा है, मैंने कहा यार आप दवाइयों के ऊपर इतना जोर देते हो, अपनी लाइफस्टाइल पर। हाँ, आप रात को देर से सो रहे हो, सुबह मैं आपको बताऊं जिंदगी का बेहतरीन राज, जिसने निकलता हुआ सूरज देखा और डूबते हुए सूरज के साथ उसने खाना खा लिया, ये बंदा बीमार नहीं हो सकता। मसला है कि हम 10 बजे 11 बजे उठते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमा रहे हैं ना कि रात जो है वो नींद के लिए, आराम के लिए, सुकून के लिए बनाई गई है। उसमें हमने जो है सारे काम रात में कर दिए और दिन के लिए आराम बनाया गया। हमने ये, और दूसरा 1980 के बाद, क्योंकि 1960 में पहली दफा दुनिया में फार्मी मुर्गी बनी थी। 80 के बाद जो भी नस्ल हमारी आज तक चल रही है ना, ये उनका मुकाबला नहीं कर सकते जो 80 से पहले पैदा हुए थे। जो उन्होंने खाया है वो आप नहीं खा सकते। आप ही देखें, उस जमाने में ना जमीन में यूरिया था, ना फार्मी चीजें थी, ना इतनी चीजें जितनी प्रोसेस से अब बन के आ रही हैं। बड़ी खूबसूरत हैं लेकिन हेल्दी नहीं है। तो आप जितना अपने खाने को सादा कर सकते हैं, जितना आप सैंपल रख सकते हैं वो खाएं। अपने घर में भी लोग अक्सर कहते हैं जी मैंने अपने घर में ये खाया था, भाई बाहर से मंगा के खाया था ना। तो कम से कम घर में जितनी भी चीज़ें हैं सादगी से वो इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें। आप अपना पैसा हेल्थ के ऊपर लगाएं ना कि हम डॉक्टरों के ऊपर लगाएं। तो आप खाए जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। फिर रात को आप देखें तो सही, शहर में कोई जगह नहीं ऐसी कि आपको बैठने की जगह मिले खाने की। ठेले वाला भी बुक है तो बड़े वाले भी बुक है, वेटिंग चल रही है। ये हाल है। मतलब लोग, ये प्रॉब्लम ये है कि हम लोग, हेल्थ सेकेंडरी नंबर है हमारा। हमें पता है मैं बीमार हूँगा, डॉक्टर साहब दवाई दे देगा। भाई दुनिया में सबसे महंगी चीज़, मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह ताला ने वो सारी नेमतें दी, यहाँ तक कि उसके बंदों के लिए मुनसलवा उतारा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ऐसी भी बता दे जो मैं तुमसे मांग लूँ। तो अल्लाह ने कहा मूसा मेरी दी हुई जो सेहत है ना, ये बिल्कुल, सबसे सेहत वाकई एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसके पास नहीं है उससे उसकी कदर पूछें। ब्रेक के बाद हाजिर हो।
सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है मौसम के हवाले से, जो एलर्जीज़ हैं और जो आपकी बीमारियां हैं उनको क्योर कैसे करना है। लाइफस्टाइल की आपने बात की, सब वैसे वेरी शॉर्टली कैसे कंक्लूड करेंगे आज को। और ये जो मौसम है अभी आगे और ज़्यादा सर्दी बढ़नी है और बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बारिश में भी ये होता है उलझुल खा भी लेते हैं और नहा भी लेते हैं बच्चे, ख़ास तौर पर क्योंकि नहीं रुक रहे होते हैं, उन्हें तो जाना ही है बारिश में। तो किस तरह की एहतियात करें? बस बेस्ट है सुबह एक रूटीन में पहले इतना आसानी वाला तो कर लेना कि एक अदरक का कहवा थोड़ी हनी के साथ, हनी नहीं तो गुड़ के साथ ये इस्तेमाल करें। थोड़ी सुबह में धूप लें बहुत अच्छा और है। कोशिश करेंगे ठंडा पानी, ठंडे ड्रिंक्स अवॉइड करें, सादा पानी रखें और रात का थोड़ा खाना कम कर लें और थोड़ा ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर लें। दिन में फ्रेश फल, रात में थोड़े ड्राई फल। लोग कहते हैं ड्राई फल महंगे होते हैं, तो चने तो महंगे नहीं होते भाई, बादाम तो इतने महंगे नहीं होते, चिलगोजा महंगा हो गया मत खाएं भाई। तो कहने का मकसद है कि थोड़ा सा जो चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं वेदर के लिहाज से ना, वेदर के लिहाज से अल्लाह ताला ने देखें जो मौसम है। पीनट्स कितनी आ रही होती हैं? हाँ, पीनट्स आ रही होती हैं। बस ये है कि एलर्जी वालों को बहुत सारे नट्स से भी एलर्जी है, तो जिनको एलर्जी है वो अपना ख्याल रखें। हमने तो ये भी देखा है बहुत सारे लोग बेचारे एलर्जी वाले अखरोट नहीं खा सकते। मैंने बहुत सारे लोगों नहीं खा सकता अखरोट। हाँ, तो मूंगफली नहीं खा सकते। तो अगर एलर्जी है आपको और किसी भी चीज से एलर्जी ट्रिगर होती है, हम डॉक्टर भी चंद चीजें जानते हैं, ज्यादा नहीं बता सकते हैं आपको। कॉलर आ गए, क्विकली उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? कमल बात कर रही है, मैं रेहान बात कर रहा हूँ कराची से। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूंगा कि आपका मॉर्निंग शो बहुत अच्छा है और मैं रोजाना पाबंदी के साथ देखता हूँ आपका मॉर्निंग शो। और मैं आपसे सवाल भी करना चाहूंगा डॉक्टर साहब से। पूछिए पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं रेहान साहब? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि मेरा एक छोटा बेटा है जिसकी उम्र 2 साल है और अभी सर्दियों में जिस तरह से नज़ला जुकाम बहुत ज्यादा चला हुआ है, तो किस तरह से हम उसकी एहतियात कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको सर्दी से बचा सकते हैं। हर थोड़े दिन बाद उसको नज़ला हो जाता है, कभी खांसी होती है, कभी बुखार भी हो जाता है। हम डॉक्टर को दिखाते हैं, वो एंटीबायोटिक लिख के देता है, बच्चा ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर साहब आप जरा मुझे ये बताएं, क्या ये हल है या फिर सर्दियों में इसी तरह से होता है? इसकी मुझे कुछ एहतियातें आप बता दें कि किस तरह से हम अपने बच्चे को महफूज कर सकते हैं। ठीक है रेहान जी। देखें, एज ए इमरजेंसी तो वो एंटीबायोटिक देगा, जाहिर बात है, बच्चा है तो वो दे देते हैं। आजकल कुछ आम भी हो गया है, फ़ौरन लिख भी देते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले हर्बल टी बताई थी, ये आपकी पूरी फैमिली के लिए भी अच्छी है, बच्चे के लिए भी अच्छी है। दिन में मैं आपको बताऊं, मैंने इसका इतना मिरेकल देखा है कि माएँ दुआएं देती हैं। छोटे बच्चे 2 साल का, साल का, मैं कहता हूँ 2-3 चम्मच पिलाएं, वो बोलते हैं ईसा भाई तो जादू हो गया, बच्चे का गला खुल गया, नज़ला ज़ुकाम में फ़ायदा हो गया। ये है कुदरत। तो भाई घर में बनाए ना, मतलब मेरी क्लिनिक भी आने की क्या ज़रूरत है कि मुझसे तो 200 रुपये में और महंगी मिलेगी आप लोगों को। घर में बनाए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, गुले बनफशा, गुले गाँव ज़बां, उनाब, सौंफ, गुलमंडी, मुलेठी, ये 20-20 ग्राम ले आएँ और इसको घर में कूट लें, चाय की पत्ती की तरह एक डब्बे में रख लें। 1 कप पानी का उठाएं, 1 चमची डालें, 2-4 जोश आएंगे, कहवा बन जाएगा बेहतरीन, बड़ा लज्जत वाला है। बच्चे को 1-2 चम्मच वक्फे के साथ पिलाते रहें, टीस्पून। बड़ा तो पूरा कप भी पी ले, बेहतरीन दवाई, आप पीकर देखें। जहाँ बच्चे को दवा और एंटीबायोटिक खिला रहे हैं, आप ये भी करके देख लें, जो उसमें ये कि आपको फौरी तौर पर फर्क नजर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो ईसा भाई, आपकी आमद का शुक्रिया। यहाँ पर आपसे इजाज़त तलब करते हैं, हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह के बाद।